अब तो रेगुलर एपिसोड आने वाले हैं, ठीक है। और बट इसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, बट अच्छी वॉइस आएगी तो उसमें मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अच्छी वॉइस में सबकी वॉइस सिलेक्टेड हो गई हैं। और एप्लीकेशन पे स्टार्टिंग से अपलोडिंग होगी। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको लिंक से या फिर कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और तब तक मैं 1-2 दिन यहीं पर डालूंगा रेगुलर एपिसोड, सारे सारे सीरीज़ के, ठीक है। रेगुलर एपिसोड डाल रहा हूँ, ठीक। समुद्र की सतह पर तैर रही लाशें इंसानों की नहीं थीं, बल्कि अलग-अलग प्रकार के समुद्री दानवों की थीं। अधिकांश दानवों के शरीर टुकड़ों में बिखरे हुए थे, उनके डेमन कॉज निकाल लिए गए थे, जिससे उनके असली रूप को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। चारों ओर नजर दौड़ाने पर गंगा ने देखा कि लाशों का कोई अंत नहीं था। जहां तक नजर जाती, वही भयानक दृश्य फैला था। अगर समुद्र का पानी काला न होता, तो बहता हुआ खून इस पूरे इलाके को लाल समुद्र में बदल देता। गंगा ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, क्या समुद्री दानवों की बड़ी लड़ाई यहीं हुई थी? भूमि ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया, शायद हाँ, और तुरंत जहाज चलाने वाले को आदेश दिया, यहाँ से रास्ता बदलो, दानवों के युद्ध क्षेत्र से होकर मत जाओ। आदेश मिलते ही जहाज ने दिशा बदल ली। गंगा ने फिर पूछा, जब युद्ध रुक चुका है, तो फिर यहाँ से बचकर क्यों जा रहे हैं? भूमि ने समझाया, जानकारी के अनुसार उन्होंने सिर्फ युद्ध विराम किया है। यह कोई नहीं जानता कि वे फिर कब लड़ना शुरू कर दें, इसलिए इस इलाके से दूर रहना ही सुरक्षित है। गंगा ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन तभी अचानक समुद्र की गहराई से एक भयानक गर्जना सुनाई दी और जहाज जोर जोर से हिलने लगा। अगले ही पल जहाज के बगल से एक विशाल जल स्तंभ आसमान की ओर उठ गया, लगभग 1000 मीटर ऊंचा, जैसे कोई विशाल फव्वारा बादलों को भेदने जा रहा हो। उसकी टक्कर से समुद्र में भयंकर लहरें उठीं। 20 मीटर लंबा जहाज उन लहरों के सामने बेहद छोटा लग रहा था और कभी भी पलट सकता था। गंगा ने तुरंत अपनी ट्रू एनर्जी का उपयोग करके पूरे जहाज को धक लिया, जिससे वह टूटने से बच गया। लेकिन जहाज अब लहरों के साथ बह रहा था और कंट्रोल से बाहर हो चुका था। जहाज पर मौजूद ब्लैकफायर कल्ट के लोग अनुभवी थे, लेकिन इस दृश्य ने उन्हें भी डरा दिया। सबकी नज़रें उस विशाल जलस्तंभ पर टिकी थीं। भूमि ने घबराते हुए कहा, यंग मास्टर, सावधान रहिए, आसपास दानव हैं। गंगा ने नीचे देखा, गहरे समुद्र से एक विशाल काला साया ऊपर उठ रहा था। वह तेजी से बढ़ रहा था और उसका आकार लगातार बड़ा होता जा रहा था। जलस्तंभ उसी के सामने से निकल रहा था। गंगा का दिल धड़क उठा। अनडाइंग रेल्म, अगर वह दानव पूरी तरह बाहर आ गया, तो भागने का कोई मौका नहीं बचेगा। उसने तुरंत समरसॉल्ट क्लाउड निकाला और भूमि को लेकर भागने की तैयारी की। बाकी लोगों को बचाना अब उसके लिए संभव नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, समुद्री दानव और भी तेज निकला। एक जोरदार धमाके के साथ वह समुद्र से बाहर आया। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसने 100 मीटर ऊंची दीवार जैसी लहरें खड़ी कर दी। लहरें जहाज से टकराईं, लेकिन जहाज पर मौजूद अरे और गंगा की एनर्जी ने उसे टूटने से बचा लिया। सूरज की रोशनी गायब हो गई और एक विशाल छाया जहाज पर छा गई। गंगा ने ऊपर देखा, 1 किलोमीटर लंबी विशाल वेल पानी से बाहर आई थी। उसकी आंखें ही दर्जनों मीटर चौड़ी थीं और वह सीधे जहाज पर मौजूद लोगों को घूर रही थी। उसने कोई डेमन एनर्जी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी भयानक थी कि सबका दम घुटने लगा। गंगा किसी तरह खड़ा रहा, लेकिन बाकी सभी लोग जमीन पर गिर गए। कोई भी उस वेल की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ एक नज़र से किसी को मार सकती है। गंगा ने तुरंत पहचान लिया, डार्क ब्लड वेल, यह अनडाइंग रेल्म का दानव था, जो जन्म से ही बेहद शक्तिशाली होता है और बिना साधना के भी समय के साथ 3 फेजेस रेल्म तक पहुंच सकता है। उसकी ताकत बेहद डरावनी थी। हालांकि इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन के अनुसार ये जाति सामान्यतः शांत स्वभाव की होती है, जब तक इसे उकसाया न जाए। तभी उस विशाल वेल के मुंह से गहरी आवाज आई, इंसानों, यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने मुंह खोला, पानी बाढ़ की तरह बाहर निकला। गंगा आगे बढ़ा, वह अकेला था जो शांत रह सकता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, सीनियर, हम बस यहाँ से गुजर रहे हैं, अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो क्षमा करें। डार्क ब्लड वेल ने पूछा, सिर्फ गुजर रहे हो? क्या ये ब्लैकफायर कल्ट का जहाज है? गंगा ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, सीनियर। ये सुनते ही वेल की आंखों में ठंडापन आ गया। मुझे ब्लैकफायर कल्ट पसंद नहीं है। तुमने मेरे इलाके में प्रवेश किया है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर गंगा का चेहरा बदल गया। इस दानव से लड़ना असंभव था और भागना भी बेकार।
क्योंकि अनडाइंग रेल्म होने के कारण यह उड़ सकता था और उसकी गति समरसॉल्ट क्लाउड से भी तेज थी। वह पूरी तरह संकट में था। उसने तुरंत अपने मन में मास्टर से पूछा, अब क्या करें? मास्टर ने उसके दृष्टिकोण से देखकर हंसते हुए कहा, अरे ये तो लिटिल वन है, मैंने समझा कोई और है। गंगा चौंका, आप इसे जानते हैं? मास्टर बोला, हजारों साल पहले डार्क सी में मैंने इसकी जान बचाई थी। तब यह मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। गंगा ने आंखें घुमाईं, अनडाइंग रेल्म को भी तुम कमजोर कह रहे हो। फिर बोला, अब क्या करें? मास्टर ने कहा, बस इसका नाम लेकर पुकारो और कहो कि तुम मेरे शिष्य हो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गंगा ने तुरंत होश में लौटकर देखा, डार्क ब्लड व्हेल अपना मुंह खोलकर जहाज को निगलने ही वाला था। भूमि और बाकी लोग डर के मारे सफेद पड़ चुके थे। तभी गंगा ने जोर से डेमन लैंग्वेज में कहा, लिटिल वन, रुक जाओ। अचानक व्हेल रुक गई। उसकी रुकने की वजह से लहरें जहाज को ऊपर उठाकर ले गईं। सभी लोग हैरान रह गए, इतना बड़ा दानव, और लिटिल वन कहने पर रुक गया। डार्क ब्लड व्हेल ने मुंह बंद किया, उसकी आंखों में संदेह था। उसने गंगा को घूरते हुए पूछा, तुम लिटिल वन नाम कैसे जानते हो? गंगा ने सावधानी से जवाब दिया, सीनियर क्षमा करें, ये नाम मुझे मेरे मास्टर ने बताया था। मेरे मास्टर का नाम है मास्टर के। ये सुनते ही डार्क ब्लड व्हेल चौंक गया, तो तुम मास्टर के शिष्य हो? उसने गंगा को गौर से देखा, फिर सिर हिलाया, नहीं, ये संभव नहीं है। वह इतने शक्तिशाली हैं, उनका शिष्य इतना कमजोर कैसे हो सकता है? गंगा ने समझाते हुए कहा, मैंने अभी ज्यादा सालों तक कल्टिवेशन नहीं किया है, इसलिए फिलहाल थोड़ा कमजोर हूँ। डार्क ब्लड व्हेल ने उसे ध्यान से देखा और उसकी हड्डियों की संरचना से समझ लिया कि वह अभी 20-22 साल का ही है, इसलिए उसने गंगा की बात पर विश्वास कर लिया। साथ ही वह ये भी जानता था कि उसे लिटिल वन केवल मास्टर के ही बुलाते थे, इसलिए उसके सामने खड़ा ये युवक झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसने जहाज पर मौजूद बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, चूंकि तुम ट्रू मैन के शिष्य हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन बाकी लोग जो मेरे क्षेत्र में घुस आए हैं, उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। ये सुनकर गंगा तुरंत बोला, सीनियर कृपया दया करें, ये लोग बस गुजर रहे थे, इनका आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। डार्क ब्लड व्हेल की आंखों में हल्की चालाकी चमकी और वह मुस्कुराया, ठीक है, इन्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ समुद्र में चलना होगा और अच्छी तरह बात करनी होगी। ये सुनकर गंगा के मन में संदेह हुआ, अगर वह इसके साथ गया तो क्या वह वापस आ पाएगा? लेकिन उसने सोचा, अगर यह मुझे मारना चाहता तो अभी ही मार देता, समुद्र के अंदर ले जाने की क्या जरूरत? भूमि और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए गंगा ने फैसला किया और कहा, ठीक है सीनियर, मैं आपके साथ चलता हूँ, कृपया इन्हें जाने दें। डार्क ब्लड व्हेल ने सिर हिलाया, जिससे पानी चारों ओर छिटक गया, और बोला, ठीक है। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोलकर कहा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। गंगा उसके विशाल मुंह के अंदर चला गया, जहाँ मछली जैसी तेज गंध थी। वह उसके दांतों पर खड़ा होकर भूमि और बाकी लोगों से बोला, तुम लोग पहले चले जाओ, मैं थोड़ी देर सीनियर के साथ घूमकर आता हूँ। इसके बाद डार्क ब्लड व्हेल ने मुंह बंद किया, एक नज़र जहाज की ओर डाली और फिर समुद्र में डुबकी लगाकर गायब हो गया। तुरंत ही समुद्र के अंदर से उसकी आवाज गूंजी। हालांकि भूमि और बाकी लोग उसे समझ नहीं पाए, लेकिन गंगा समझ गया कि वह आसपास के दानवों को आदेश दे रहा है कि वे इस जहाज को नुकसान न पहुंचाएं। भूमि चिंतित होकर समुद्र की ओर देखती रही और बोली, यंग मास्टर को व्हेल डेमन किंग अपने साथ ले गया, पता नहीं वह वापस आएंगे या नहीं। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला लिया, चलो होली माउंटेन लौटकर सिचू होली फ्लेम एनवॉय को इस बारे में बताते हैं, और जहाज आगे बढ़ गया। इधर गंगा ज्यादा देर तक व्हेल के मुंह में नहीं रहा, उसे जल्दी ही बाहर निकालकर डार्क सी के गहरे तल में ले जाया गया। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, वह चौंक गया। ये जगह रूबकॉन बीच जैसी नहीं थी, जहां इंसानों की तरह घर बने होते हैं। यहाँ सब कुछ नेचुरल था। समुद्र के तल पर अनगिनत चमकदार मोती और लुमिनस पर्ल्स फैले हुए थे, जिनकी रोशनी पूरे क्षेत्र को दिन जैसा उजाला दे रही थी। चारों ओर विशाल शंख, मूंगे, कोरल्स और चट्टानें थीं, जिनके अंदर दरवाजे खिड़कियां बनी हुई थीं। जाहिर था कि इन्हें घर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लहरों की हल्की चमक के साथ ये पूरा दृश्य किसी परी कथा जैसा लग रहा था। गंगा ने आश्चर्य से कहा, ये तो बहुत सुंदर है। डार्क ब्लड व्हेल ने कहा, आओ मेरे निवास तक चलो, और वह आगे बढ़ गया। उसके तैरने से पानी में हलचल हुई, लेकिन उसने ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाई।
रास्ते में गंगा ने देखा कि अलग अलग प्रकार के समुद्री दानव अपने घरों से बाहर निकलकर डार्क ब्लड व्हेल को सम्मान से देख रहे थे, लेकिन उसने ये भी नोटिस किया कि उनमें से अधिकांश घायल थे और कुछ तो मरने की कगार पर थे। स्थिति बहुत गंभीर थी। कुछ देर बाद डार्क ब्लड व्हेल एक विशाल कोरल पैलेस के सामने रुका और बोला, हम पहुंच गए। फिर उसने अपनी डेमोनिक ऑरा छोड़ी और उसका विशाल शरीर सिकुड़कर एक ह्यूमन रूप में बदल गया। वह अब लगभग 20 साल का एक सुंदर युवक दिख रहा था, नीले वस्त्र पहने हुए, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ। वह गंगा को अंदर ले गया। अंदर सब कुछ पत्थर, मूंगे और शंख से बना था। बहुत अनोखा और शांत वातावरण था। उसने बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो, मेरा नाम वेलगी है। मुझे लिटिल वन मत कहना, ये सुनने में अजीब लगता है। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, सीनियर वेलगी, मेरा नाम गंगा है। वेलगी ने नाम दोहराया और फिर पूछा, चूंकि तुम मास्टर के शिष्य हो तो तुम्हें पता होगा कि वह अभी कहाँ हैं? गंगा ने जवाब दिया, मेरे मास्टर घायल हैं और अभी रिकूपरेट कर रहे हैं। उनका सटीक स्थान मुझे नहीं पता। ये सुनकर वेलगी चौंक गया। उन्हें चोट लगी। ये कैसे संभव है? ब्लैक स्टार पर कोई भी उनके बराबर नहीं है। तब गंगा ने उमेश द्वारा किए गए स्नीक अटैक की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर वेलगी की आंखों में गुस्सा आ गया। मैंने नहीं सोचा था कि हेवनली सेंट एम्पायर का होली एम्परर ऐसा होगा। फिर उसने गंभीर स्वर में पूछा, गंगा, तुम मास्टर के शिष्य हो, कब उनका बदला लोगे? गंगा ने शांत स्वर में कहा, अभी मेरी ताकत कम है, मुझे और मजबूत होना होगा, और हेवनली सेंट एम्पायर बहुत बड़ा है, मुझे सहयोगियों की भी जरूरत होगी। वेलगी ने बिना हिचकिचाए कहा, जब भी तुम युद्ध शुरू करो, अगर मैं जिंदा हुआ तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गंगा ने झुककर धन्यवाद दिया। मन ही मन उसने मास्टर से कहा कि उसके पुराने संबंध कितने काम आ रहे हैं। वेलगी, केओटिक स्टार अलायंस और रूबिकॉन बीच के ब्लैक एम्परर सब उसकी मदद करेंगे। मास्टर ने कहा, वे मदद करेंगे, लेकिन होली एम्परर को हराने के लिए तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। गंगा ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने वेलगी से पूछा, आपने कहा था कि अगर आप जिंदा हुए, क्या आप किसी संकट में हैं? वेलगी का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने देखा ही है, मेरे लोग घायल हैं, हमारी ताकत कम हो गई है। अभी युद्ध विराम है, लेकिन जल्द ही फिर युद्ध शुरू होगा। अगर दुश्मन हमला करता है तो शायद मैं भी न बच पाऊं। गंगा ने पूछा, क्या दुश्मन इतना शक्तिशाली है? गोलू ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आमने सामने एक एक की लड़ाई हो तो ब्लू सी के बाकी 6 डेमन क्लान्स में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इस बार सुनील और ललित ने हाथ मिला लिया है। जब मैं सुनील से लड़ रहा था तब ललित ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे हमारे बहुत से लोग मारे गए। अगर फिर से लड़ाई हुई, चाहे सीधी भिड़ंत हो या बिखर कर, हम दोनों के खिलाफ नहीं टिक पाएंगे। गंगा के ज्ञान के अनुसार ब्लैक स्टार के 7 डेमन टेरिटरीज अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन वे आमतौर पर एकजुट रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इसलिए उसने पूछा, सीनियर गोलू, डार्क सी के डीमंस आपस में क्यों लड़ रहे हैं? गोलू ने थोड़ा सोचकर कहा, इसके कई कारण हैं। पहला, ब्लू सी बहुत बड़ा और संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहाँ डीमंस की संख्या भी बहुत ज्यादा है। शायद पूरे ब्लैक स्टार की जमीन पर जितने डीमंस हैं, उससे भी ज्यादा यहाँ रहते हैं। इसलिए संसाधनों के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक है। दूसरा, यहाँ के डीमंस में सुनील और ललित सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। उनका लक्ष्य पूरे डार्क सी पर कब्जा करना है और सभी डीमंस को अपना अधीन बनाना है। लेकिन वे अच्छे शासक नहीं हैं, वे अपने ही लोगों का शोषण करते हैं, यहाँ तक कि उनके डेमन कॉज भी छीन लेते हैं। तीसरा, हालांकि डार्क सी विशाल है, लेकिन उसके बहुत सारे संसाधन ब्लैकफायर सेक्ट के कब्जे में हैं। इससे डीमंस के रहने की जगह कम हो गई है और उन्हें जमीन के लिए और ज्यादा लड़ना पड़ता है। इन 3 कारणों से गंगा को समझ आ गया कि यहाँ डीमंस के बीच गृहयुद्ध क्यों हो रहा है। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठा, ब्लैकफायर सेक्ट के लोग डीमंस से कम हैं और शायद उनकी ताकत भी उतनी नहीं है, फिर भी वे इतने प्रभावशाली क्यों हैं? गोलू की आंखों में हल्का डर झलकने लगा। उसने कहा, ब्लैकफायर सेक्ट के पास 7-8 अनडाइंग रेल्म एक्सपर्ट्स हैं। अगर डार्क सी के डीमंस एकजुट हो जाएं, तो शायद मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वे आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए इंसानों के खिलाफ एक नहीं हो पाते। और सच कहूं तो एकजुट होने पर भी वे ब्लैकफायर सेक्ट का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक बेहद डरावनी चीज है। गंगा ने तुरंत पूछा, क्या? गोलू ने धीमी आवाज में कहा, टाइम डेमन शिप। ये समुद्र, आकाश और जमीन तीनों में चल सकता है। इसकी ताकत अनडाइंग रेल्म के पीक के बराबर है
और लगभग 3 फेजेस रेल्म तक पहुंचती है। डार्क सी में कोई भी डेमन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा यह एरिया अटैक्स भी कर सकता है। एक ही डेमोनिक बीम से 100 मील के क्षेत्र में सभी जीवों को खत्म कर सकता है। वह आगे बोला, पहले ब्लैकफायर सेक्ट हर साल इस जहाज को भेजता था डीमंस को डराने और उनका शिकार करने के लिए, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुना है कि उनके नए पोप की सोच अलग है, इसलिए उन्होंने नरसंहार बंद कर दिया है। फिर भी हम सावधान रहते हैं और उनसे दूर ही रहते हैं। ये सुनकर गंगा ने मन ही मन सोचा कि उसकी जूनियर सिस्टर अभी भी दयालु है, इसलिए ब्लैकफायर सेक्ट को रोक रही है। लेकिन उसे ये भी समझ आया कि सेक्ट के अंदर मतभेद होंगे और उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर उसने पूछा, सीनियर, आपको माउंट लावर के बारे में कुछ पता है? गोलू ने सिर हिलाया, नहीं, माउंट लावर असली है, लेकिन उसका स्थान कोई नहीं जानता। हजारों सालों के अनुभव से मुझे लगता है कि वह डार्क सी में बहुत तेज गति से घूमता रहता है। गंगा ने पूछा, तो क्या हम उसे देखकर सीधे उड़कर पहुंच सकते हैं? गोलू ने कहा, नहीं, उसकी गति इतनी तेज है कि बिना ब्लैकफायर सेक्ट के टेलीपोर्टेशन मेथड के वहां पहुंचना असंभव है। फिर गोलू ने पूछा, तुम ब्लैकफायर सेक्ट के साथ हो? क्या तुम वहां के सदस्य हो? गंगा ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी जूनियर सिस्टर को ढूंढने जा रहा हूँ। गोलू ने हैरानी से पूछा, क्या वह भी मास्टर केके की शिष्या है? गंगा ने सिर हिलाया और कहा, वह ब्लैकफायर सेक्ट की प्रेजेंट पोप है। ये सुनकर गोलू चौंक गया, ओह, इसलिए पिछले 2 सालों में ब्लैकफायर सेक्ट का व्यवहार बदल गया है। मास्टर केके दयालु थे और उनकी शिष्या भी वैसी ही है। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें समुद्र के नीचे ले आया। बिना ब्लैकफायर सेक्ट के मार्गदर्शन के तुम माउंट लावर नहीं पहुंच पाओगे। गंगा ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में रास्ता ढूंढ लूंगा। फिर उसने पूछा, सीनियर, सुनील और ललित ने 1 महीने का युद्धविराम किया है, लेकिन वे कब फिर हमला करेंगे? गोलू ने कहा, हमने 1 महीने का समझौता किया है, लेकिन मुझे शक है कि वे 2 हफ्तों में ही अचानक हमला करेंगे। उसका चेहरा गंभीर हो गया, अगर एक की लड़ाई हो तो मुझे डर नहीं, लेकिन अगर वे दोनों मिलकर हमला करें तो शायद मैं मारा जाऊं और मेरे लोग गुलाम बना लिए जाएंगे। फिर उसने कहा, गंगा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कुछ दिनों में यहाँ से चले जाओ। गंगा ने देखा कि गोलू सच में खतरे में है। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी ताकत अभी पर्याप्त नहीं थी। उसने अपने मन में मास्टर से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे गोलू, सुनील और ललित को हरा सके? मास्टर ने सोचा और कहा, डेमन रेस की कुछ शक्तिशाली टेक्निक्स होती हैं। अगर गोलू उन्हें सीख ले तो वह दोनों का सामना कर सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब उनकी कल्टिवेशन उससे ज़्यादा न हो। गंगा ने तुरंत गोलू से पूछा, सीनियर, उनकी कल्टिवेशन क्या है? गोलू ने कहा, मैं और ललित दोनों लेट स्टेज अनडाइंग रेल्म में हैं। सुनील थोड़ा कमजोर है, मिड स्टेज अनडाइंग रेल्म। ये सुनकर गंगा खुश हो गया। उसने तुरंत मास्टर से कहा, जल्दी बताओ वह टेक्निक, मैं गोलू को सिखाऊंगा। मास्टर ने गंभीर होकर कहा, समय बहुत कम है, आधे महीने में ऐसी टेक्निक सीखना आसान नहीं है। अगर जल्दबाजी की तो साइड इफेक्ट्स भी होंगे। पहले उससे पूछो, क्या वह ये जोखिम लेने को तैयार है? गंगा ने गोलू से कहा, सीनियर, मेरे पास एक डेमन रेस की डिवाइन एबिलिटी है, आप इसे लगभग आधे महीने में सीख सकते हैं। इससे ललित और सुनील दोनों से निपटना मुश्किल नहीं होगा। ये सुनते ही गोलू चौंक गया, क्या? डेमन रेस की सुपरनैचुरल पावर? उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी झलक उठी। ब्लैक स्टार पर डेमन रेस के लिए कल्टिवेशन टेक्निक्स और सुपरनैचुरल एबिलिटीज बेहद दुर्लभ थीं। इसका कारण ये था कि डीमंस की बुद्धि देर से विकसित हुई थी, जिससे उनके लिए ऐसी विधाएं बनाना कठिन था। साथ ही वहां की डेमन रेस अभी तक कोई व्यवस्थित कल्टिवेशन सिस्टम विकसित नहीं कर पाई थी। इसलिए गंगा की बात सुनकर गोलू बेहद प्रसन्न हुआ। गंगा ने आगे कहा, लेकिन इस टेक्निक को सीखने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, क्या आप इसे स्वीकार कर पाएंगे? गोलू ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं इसे नहीं अपनाता तो मुझे अपने लोगों को छोड़कर भागना पड़ेगा, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गंगा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अभी आपको ये टेक्निक देता हूँ, आप तुरंत अभ्यास शुरू करें। उसने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मास्टर से टेक्निक का पूरा ज्ञान लिया, फिर एक स्पिरिट स्टोन निकालकर उसमें वह मैनुअल अंकित किया और गोलू को दे दिया। गोलू ने उस मैनुअल को ध्यान से देखा। अपने हजारों साल के अनुभव से वह समझ गया कि यह टेक्निक बेहद गहरी और शक्तिशाली है। उसने उसे सुरक्षित रखा और कहा, मैं अब सेक्लूजन में जाकर इसका अभ्यास करूंगा,
तुम समुद्र के किनारे लौट जाओ ताकि युद्ध के समय तुम्हें कोई खतरा न हो। लेकिन गंगा ने कहा, मैं यहीं रुकूंगा जब तक आप जीत नहीं जाते। गोलू को उसकी चिंता हुई। आखिर वह सिर्फ लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर था। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गंगा नहीं माना। अंत में गोलू ने कहा, ठीक है, मैं किसी को तुम्हारी सुरक्षा के लिए नियुक्त करता हूँ। वो कुछ देर के लिए बाहर गया और जब लौटा तो उसके साथ एक विशाल सीप सीशेल थी, लगभग 2 मीटर ऊंची। जैसे ही वह कोरल पैलेस में आई, डेमोनिक एनर्जी से ढककर वह तुरंत एक सुंदर युवती में बदल गई। वो अत्यंत सुंदर थी। उसके ऊपरी शरीर पर केवल 2 सीशेल्स थे, कान और गर्दन में छोटे छोटे सीशेल ऑर्नामेंट्स, और उसने समुद्री घास की स्कर्ट पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल पानी में लहराते हुए एक स्वप्निल दृश्य बना रहे थे। गंगा ने सोचा, अगर यह वॉइड रेल्म में न होती तो वह समझता कि गोलू ने उसे सेवा के लिए भेजा है। गोलू ने परिचय कराया, ये यंग मास्टर हैं। हमारी जीत इसी के दिए हुए मैनुअल पर निर्भर है। यह मेरे उपकारकर्ता के शिष्य भी हैं, इसलिए जब तक ये यहाँ हैं तुम इनकी रक्षा करोगी। वह युवती बोली, जी लॉर्ड वेल घी, और गंगा को झुककर नमस्कार किया। ग्रीटिंग्स यंग मास्टर। गोलू ने कहा, इसका नाम डेना है। तुम इसे लिटिल ड्रैगन कह सकते हो। यह मिड स्टेज वॉइड रेल्म में है। जब तक तुम सीधे युद्ध में नहीं कूदते, ये तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। गंगा ने धन्यवाद दिया। गोलू जल्द ही कल्टिवेशन के लिए चला गया और गंगा तथा डेना को अकेला छोड़ गया। गंगा ने कहा, सीनियर डेना, क्या आप मेरे लिए एक कमरा अरेंज कर सकती हैं? डेना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर, मुझे लिटिल ड्रैगन कह सकते हैं। लेकिन उसकी आंखों में हल्का संदेह साफ दिख रहा था। वह गंगा पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही थी। वह उसे एक सुंदर कोरल रूम में ले गई। गंगा ने कहा, धन्यवाद, मैं थोड़ा आराम करूंगा, आप अपने काम में लग जाएं। लेकिन डेना वहीं खड़ी रही और बोली, लॉर्ड गोलू ने कहा है कि मुझे हर समय आपकी रक्षा करनी है। आप मुझे नज़रअंदाज कर सकते हैं। गंगा असहज हो गया। उसे लगा कि वह उसकी निगरानी कर रही है। उसने कहा, यहाँ अभी सुरक्षित है, आपको रहने की जरूरत नहीं है। डेना ने जवाब दिया, अगर कोई चुपके से आ गया तो। गंगा ने फिर कहा कि वह बाहर चली जाए, तो डेना मुस्कुराए और अचानक डेमोनिक एनर्जी में बदलकर फिर से एक सीशेल बन गई और दरवाजे पर टिक गई। अब मैं इंसान नहीं हूँ, आप मुझे नज़रअंदाज कर सकते हैं। गंगा चौंक गया, लेकिन कुछ नहीं बोला और बैठकर कल्टिवेशन करने लगा। जल्द ही उसने महसूस किया कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी सतह से कहीं अधिक घनी है, और पानी में एक खास मेडिसिनल पावर भी घुली हुई है, जिससे उसकी कल्टिवेशन स्पीड 20% तक बढ़ रही थी। उसने सोचा, क्या यहाँ कोई विशेष मेडिसिनल हर्ब्स हैं? उसने डेना से पूछा, लेकिन वह चुप रही। वह सो रही थी। अचानक उसने छींक मारी और फिर ह्यूमन रूप में आ गई। गंगा मुस्कुराया। वह समझ गया कि डेना ने जानबूझकर सोने का नाटक किया था। उसने फिर पूछा, क्या यहाँ कोई खास मेडिसिनल हर्ब्स हैं? डेना ने जवाब दिया, हाँ, इसी वजह से हम यहाँ बसे हैं। गंगा उत्साहित हो गया, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? डेना ने मना नहीं किया और उसे साथ लेकर बाहर निकल गई। करीब 10 मील चलने के बाद उसने एक अंडरवाटर कैन्यन की ओर इशारा किया। वो अब नीचे है। गंगा ने देखा, कैनन से बुलबुले उठ रहे थे और वहाँ की मेडिसिनल एनर्जी और भी ज्यादा थी। उसने कहा, देखते हैं ये कैसी जड़ी है, और सीधे उस कैन्यन की ओर नीचे उड़ गया। समुद्र के नीचे वह कैन्यन अंधेरा जरूर था, लेकिन इससे गंगा की दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने चारों ओर देखा और पाया कि पूरा कैन्यन एक ही प्रकार की स्पिरिचुअल अर्ब से भरा हुआ था। यह अर्ब गहरे लाल रंग की थी, समुद्री घास जैसी दिखती थी, लेकिन उतनी घनी नहीं थी। इसकी ऊंचाई आधे मीटर से भी कम थी, और हर पौधे से 7 लंबी पत्तियां निकलती थीं, जो लाल रिबन की तरह पानी में लहराती रहती थीं। हर हल्की लहर के साथ यह अर्ब अपनी मेडिसिनल पावर पानी में छोड़ती रहती थी। अगर केवल एक अर्ब होती तो उसका प्रभाव बहुत कम होता, लेकिन यहाँ पूरा कैन्यन इन्हीं हर्ब्स से भरा हुआ था, इसलिए उनकी संयुक्त मेडिसिनल पावर बेहद प्रभावशाली थी। गंगा ने महसूस किया कि पानी में घुली यह मेडिसिनल एनर्जी उसकी त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। वह कल्टिवेशन भी नहीं कर रहा था, फिर भी थोड़ी थोड़ी शक्ति उसके अंदर जमा हो रही थी और उसकी कल्टिवेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह चकित होकर बोला, ये कैसी अद्भुत अर्ब है, लगातार मेडिसिनल पावर छोड़ रही है और कभी खत्म नहीं होती। उसने एक पौधे की पत्ती को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, मेडिसिनल एनर्जी सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसने सोचा, अगर यह अर्ब मुझे पूरी तरह घेर ले तो मैं लगातार मेडिसिनल एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता हूँ।
ऐसे में मेरी कल्टिवेशन स्पीड कम से कम 50% बढ़ जाएगी। अगर साथ में थर्ड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स का उपयोग करूं तो स्पीड दोगुनी भी हो सकती है। शायद 1 महीने के अंदर ही मैं सोल कंडेंसेशन के पीक तक पहुंच जाऊं। वह बेहद उत्साहित हुआ, लेकिन फिर भी उसने मास्टर से पूछा, ये कौन सी अर्ब है? मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, इसे 7 लीफ रेड एस्ट्रेगालिस कहते हैं। इसकी मेडिसिनल पावर बहुत प्रबल होती है और यह एल्केमी के लिए भी उपयोगी है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसकी शक्ति जल्दी डिसपेट हो जाती है, इसलिए इसे तोड़ने के 1 घंटे के अंदर उपयोग करना पड़ता है। वह आगे बोला, इसी वजह से लोग इसे बड़ी मात्रा में उगाते हैं और इसकी मेडिसिनल एनर्जी का उपयोग सीधे कल्टिवेशन के लिए करते हैं। गंगा ने हैरानी से पूछा, मतलब ये पूरा कैन्यन किसी ने जानबूझकर उगाया है? मास्टर ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने ही इसे हजारों साल पहले लगाया था। तब सिर्फ एक पौधा लगाया था, लेकिन अब यह इतना फैल गया है। इसका मतलब ये जगह इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये सुनकर गंगा हंस पड़ा, तो फिर मैं आपके शिष्य के रूप में इसका पूरा लाभ उठाऊंगा। उसने तय किया कि वह यहीं रहकर कल्टिवेशन करेगा और सोल कंडेंसेशन के पीक तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उसने डेना से कहा, सीनियर डेना, मैं यहीं कल्टिवेशन करूंगा अगर आप। लेकिन वह बीच में ही बोली, मुझे नज़रअंदाज करो। गंगा ने ज़्यादा बहस नहीं की और कैन्यन के उस हिस्से में बैठ गया जहां हर्ब्स सबसे ज़्यादा घनी थी। उसने पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया ताकि पूरा शरीर हर्ब्स से घिर जाए और तुरंत मेडिसिनल एनर्जी उसके अंदर तेजी से प्रवेश करने लगी। उसने पिल्स खाई, थर्ड ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाली और 9 रेवोल्यूशन स्टार टेक्निक के साथ कल्टिवेशन शुरू कर दी। जैसे ही डेना ने स्पिरिट स्टोन देखी, वह चौंक गई, यह इंसान तो बहुत अमीर है। अगले कई दिनों तक गंगा लगातार कल्टिवेशन करता रहा और डेना हर समय उसके पास रही। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए। इतने अच्छे रिसोर्सेस के कारण उसकी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ी और वह सोल कंडेंसेशन के पीक के बेहद करीब पहुंच गया। उस दिन उसने ब्रेक थ्रू की कोशिश शुरू की। उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को महसूस करके डेना भी चौंक गई। इतनी तेज ग्रोथ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि वह वॉइड रेल्म में थी, लेकिन वह हजारों साल पुरानी नहीं थी। उसके ब्लड लाइन की वजह से वह जन्म से ही वॉइड रेल्म में थी और सिर्फ 25 साल में मिड स्टेज तक पहुंच गई थी। उसका पिता बेलन गोलू का विश्वसनीय सहयोगी था और वह भी गोलू के साथ रहकर डीमंस की रक्षा करना चाहती थी। लेकिन इस समय गंगा की रक्षा करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पहला, वह इंसानों पर भरोसा नहीं करती थी। दूसरा, युद्ध शुरू होने वाला था और वह इसमें भाग नहीं ले पा रही थी। उसके मन में बेचैनी और असंतोष था। वह सोच रही थी, 10 दिन बाद युद्ध शुरू होगा, शायद उससे पहले ही हमला हो जाए। उम्मीद है तब तक यह इंसान यहाँ से चला जाए और मैं भी युद्ध में शामिल हो सकूं। तभी अचानक दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। समुद्र का पानी उथल पुथल करने लगा और कैन्यन तक उसका असर पहुंचा। डेना चौंक गई, क्या युद्ध शुरू हो गया? वह तुरंत ऊपर उठी और दूर देखा। दोनों दिशाओं से बड़ी संख्या में समुद्री दानव आ रहे थे और उसे घेर रहे थे। उनके नेता थे ललित और सुनील। अभी जो धमाका हुआ था वह ललित का हमला था, जिसने 5 मील के क्षेत्र में बने सभी डेमन हाउसेस को नष्ट कर दिया था। कई डीमंस उसी शॉकवेव में मर गए और जो बचे वे गंभीर रूप से घायल थे। ललित ने अपनी हैलबर्ड उठाकर गरजते हुए आदेश दिया, सबको मार डालो, इस क्षेत्र पर कब्जा करो, स्पिरिट अर्ब वैली हमें चाहिए। उसके आदेश पर उसकी सेना समुद्र में तूफान की तरह आगे बढ़ी। दूसरी ओर सुनील ने भी अपनी सेना को संगठित कर हमला शुरू कर दिया। उसी समय गोलू की ओर से एक विशाल सीशल ऊपर उठा, डेमोनिक एनर्जी के साथ ह्यूमन रूप में बदल गया। ये था बेलन, डेना का पिता। उसने बिना समय गंवाए केवल एक शब्द कहा, मारो, और सीधे दुश्मनों पर टूट पड़ा। पिता, डेना का दिल घबरा गया। वह आगे बढ़ी, युद्ध में शामिल होना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर कैन्यन की ओर देखा, जहां गंगा अभी भी कल्टिवेशन कर रहा था। उसके चेहरे पर संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। क्या वह गोलू का आदेश माने और गंगा की रक्षा करे, या अपने लोगों के साथ युद्ध में कूद जाए? जैसे ही डेना, बेवी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, उसी क्षण युद्ध पूरी तरह भड़क चुका था। पूरा समुद्री क्षेत्र करोड़ों समुद्री जीवों से भर गया था, और जब वे आपस में भिड़े तो गहरे लाल रंग की दैत्यिक ऊर्जा चारों ओर फैल गई। यह ऊर्जा इतनी घनी थी कि समुद्र तल पर चमकने वाले लूमिनस पर्ल्स की रोशनी भी दब गई और पूरा सीबेड खून जैसे लाल रंग में बदल गया। हर एक पल में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों डीमंस मारे जा रहे थे। धीरे धीरे समुद्र तल और भी लाल हो गया।
अब ये सिर्फ डेमोनिक एनर्जी नहीं थी, बल्कि ताज़े खून का रंग था, जो गंगा ने पहले समुद्र की सतह पर देखे गए लाशों से भी कहीं ज़्यादा भयानक था। युद्ध अत्यंत उग्र हो चुका था। गोलू की सेना, ललित और सुनील की संयुक्त सेना के सामने संख्या और शक्ति दोनों में कमजोर पड़ रही थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गोलू अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, जिससे उसके सैनिकों का मनोबल गिर रहा था और वे सही ढंग से संगठित होकर लड़ नहीं पा रहे थे। दूर खड़ी डेना ने देखा कि सुनील और ललित युद्ध क्षेत्र में ऐसे घूम रहे थे जैसे खाली मैदान हो, जो भी सामने आता वे उसे तुरंत मार डालते। कोई भी उनके पास टिक नहीं पा रहा था। वो चिंतित होकर बुदबुदाई, लॉर्ड गोलू अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? तभी उसने देखा कि ललित उसके पिता बेलन पर हमला करने जा रहा है। बेलन भले ही वॉइड रेल्म के पीक पर था, लेकिन ललित अनडाइंग रेल्म के लेट स्टेज में था। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अगर हमला होता तो बेलन एक ही पल में मारा जाता। नहीं, डेना घबरा उठी, लेकिन जैसे ही ललित ने हमला किया, अचानक एक युवक सामने आ गया और उसने उस हमले को रोक लिया। वह था गोलू। सब मेरे साथ आओ, दुश्मनों को पीछे धकेलो, उसकी गरजती आवाज गूंजी। तुरंत वह अपने असली रूप, एक विशाल 1000 मीटर लंबी वेल, में बदल गया। उसका प्रकट होना इतना प्रभावशाली था कि सभी डीमंस का मनोबल तुरंत बढ़ गया। वे एकजुट होकर पलटवार करने लगे। गोलू ने अपनी पूंछ का एक झटका दिया और 100 से अधिक दुश्मनों को तुरंत मार गिराया, लेकिन उसका असली लक्ष्य सामान्य सैनिक नहीं, बल्कि सुनील और ललित थे। यदि इन दोनों को हराया जाता, तभी युद्ध समाप्त होता। वह सीधे सुनील की ओर बढ़ा, क्योंकि उसकी कल्टिवेशन थोड़ी कम थी और उसे पहले मारना आसान होता, लेकिन ललित ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों मिलकर गोलू से लड़ने लगे। अब गोलू अकेले 2 शक्तिशाली विरोधियों से लड़ रहा था, लेकिन वह डरा नहीं। गंगा द्वारा दी गई सुपरनैचुरल एबिलिटी के कारण उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, जिससे ललित और सुनील भी चौंक गए। कुछ समय के लिए गोलू ने हल्की बढ़त भी बना ली। युद्ध और भी भयंकर हो गया, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। डेना ने राहत की सांस ली जब उसने गोलू को देखा। अब उसे उम्मीद थी कि वे जीत सकते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र 3 और डीमंस पर पड़ी, जो उसकी ओर तेजी से आ रहे थे। 2 मिड स्टेज वॉइड रेल्म और एक अर्ली स्टेज वॉइड रेल्म। उनमें से एक था महेश, एक उभरता हुआ शक्तिशाली डेमन, जिसे डेना पहचानती थी। इतनी ताकतवर टीम उसके लिए बहुत खतरनाक थी। ये तो बुरा हो गया, उसने सोचा। वह तुरंत कैनियन की ओर मुड़ी, ताकि गंगा को जगा सके और उसे भागने को कहे। लेकिन जब वह अंदर पहुंची, तो उसने देखा कि गंगा ब्रेक थ्रू के क्रिटिकल स्टेज पर था। अगर उसे अभी रोका जाता, तो वह सीधे ची डिविएशन से मर सकता था। अब वह पूरी तरह उलझ गई, क्या करे? कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। मैं गोलू का आदेश निभाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे बचाऊंगी। वो तुरंत कैनियन से बाहर निकली और महेश व उसके साथियों के सामने आ खड़ी हुई। महेश ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, डेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन जवाब देने के बजाय डेना ने सीधे हमला कर दिया। तीनों डीमंस चौंक गए और पीछे हटे। महेश गुस्से में चिल्लाया, मौत को बुला रही हो, और उसका पीछा करने लगा। वह व्यंग्य करते हुए बोला, तुम्हारा रूप तो बहुत आकर्षक है, मैं तुम्हें पकड़कर मजा लूंगा। डेना ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। और वह तेजी से दूर भागने लगी, ताकि उन्हें कैनियन से दूर ले जा सके। सी हॉर्स डेमन भी हंसते हुए बोला, महेश, मैं भी खेलना चाहता हूँ, और उसके पीछे भागा। जेलीफिश डेमन राकुल ने नफरत से देखा, लेकिन वह भी पीछे बढ़ी। तभी महेश ने रकुल से कहा, तुम यहीं रहो और कैनियन की रक्षा करो, ये जगह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रकुल ने नाराजगी दिखाई, लेकिन अंततः वहीं रुक गई। ये देखकर डेना का चेहरा उतर गया। अब तो समस्या हो गई। अगर रकुल ने गंगा को ढूंढ लिया, तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। हमें गंगा को बचाना ही होगा। ये सोचते हुए डेना के चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह लगभग 1000 मीटर दूर जाकर रुक गई और तुरंत पलटकर वापस जाने का फैसला किया, ताकि रकुल पर हमला करके उसका ध्यान भटका सके। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, महेश और रॉबर्ट उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसका रास्ता पूरी तरह रोक लिया। महेश, रॉबर्ट, रास्ते से हट जाओ, डेना गरजी और बिना एक पल गंवाए उन पर हमला कर दिया। लेकिन महेश और रॉबर्ट ने मिलकर उसके हमले को आसानी से निष्क्रिय कर दिया। दोनों अलग अलग दिशाओं से उसे घेरते हुए उसकी ओर बढ़े। उनके चेहरों पर तिरस्कार और क्रूर मुस्कान साफ झलक रही थी। महेश हंसते हुए बोला,
डेना, समझदारी से काम लो और सरेंडर कर दो। अगर तुम मान जाओ तो शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं, नहीं तो पहले मैं और रॉबर्ट तुम्हारे साथ खेलेंगे, फिर तुम्हें मार डालेंगे। रॉबर्ट भी ठहाका मारकर बोला, मारना क्यों? इसे कैद करके रखना ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, एक खिलौने की तरह। तुम दोनों बिल्कुल नीच हो, डेना ने गुस्से में कहा और पूरी ताकत से आगे बढ़ी ताकि अंडरवाटर कैन्यन के पास पहुंच सके। लेकिन वह महेश और रॉबर्ट की संयुक्त रक्षा को तोड़ ही नहीं पाई। उनके लगातार और तीव्र हमलों ने उसे एक एक कदम पीछे धकेल दिया। धीरे धीरे वह कैन्यन से और दूर होती चली गई। जहां पहले दूरी केवल 1000 मीटर थी, अब वह बढ़कर 3000 मीटर से भी अधिक हो चुकी थी। अगर यही स्थिति बनी रही तो वह खुद को बचाने में ही मुश्किल में पड़ जाएगी, गंगा को बचाना तो दूर की बात होगी। अब क्या करें? डेना ने असहाय होकर कैन्यन की दिशा में देखा और उसी समय उसने देखा कि रकुल तेजी से कैन्यन के अंदर जा रही है। हालांकि गंगा 7 लीफ रेड एस्ट्रेगैलस के बीच छिपा हुआ था और दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके ब्रेक थ्रू की ऊर्जा बहुत तीव्र थी। राकुल उसे तुरंत पहचान लेगी। गंगा इस समय ब्रेक थ्रू के बीच में था, वह न तो हिल सकता था और न ही बचाव कर सकता था। रकुल उसे एक ही वार में मार सकती थी, और अगर किसी तरह उसे लड़ने का मौका भी मिल जाता तब भी वह रकुल का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सोचकर डेना बेहद घबरा गई। मुझे लॉर्ड गोलू का आदेश हर हाल में पूरा करना होगा, उसने खुद से कहा और अचानक अपने हमलों को और तेज कर दिया। पूरी जान लगाकर महेश और रॉबर्ट पर टूट पड़ी, जैसे वह मरने को तैयार हो। महेश और रॉबर्ट दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी कमजोर स्थिति में होने के बावजूद डेना भागने की बजाय और ज्यादा आक्रामक क्यों हो रही है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि डेना बार बार कैन्यन की ओर देख रही है, जैसे वहां कुछ महत्वपूर्ण हो। महेश ने मन ही मन सोचा, क्या उस कैन्यन में कोई रहस्य छिपा है? उसने रॉबर्ट से कहा, जब तुम इसके साथ खेल लो तो इसे तुरंत मत मारना, शायद इसे कुछ पता हो। रॉबर्ट हंसा, मैं तो इसे मारने ही नहीं वाला, मैंने कहा ना, इसे कैद करूंगा। इतना कहकर रॉबर्ट अचानक अपने डेमन फॉर्म में बदल गया और उसकी गति कई गुना बढ़ गई। वह तेजी से डेना की ओर दौड़ा। दूसरी ओर महेश भी अपने असली रूप, एक विशाल और भयावह वॉलरस, में बदल गया। उसकी पीठ पर नुकीले कांटे थे और उसका शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था। डेना ने भी मजबूरी में सीशल फॉर्म ले लिया। अब एक विशाल वॉलरस और सीहॉर्स ने उस छोटे से शेल को चारों ओर से घेर लिया। वह पूरी तरह दबाव में आ गई और पीछे हटने लगी। ये बहुत बुरा हो रहा है, उनकी ताकत मेरी उम्मीद से ज्यादा है। डेना ने महसूस किया कि उसकी उम्मीदें तेजी से खत्म हो रही हैं। अगर यही चलता रहा तो वह न केवल गंगा को बचाने में असफल होगी, बल्कि खुद भी पकड़ी जाएगी। डेना, सरेंडर कर दो, महेश ने ठंडी आवाज में कहा और अचानक अपने हमले की तीव्रता बढ़ा दी। डेना तैयार नहीं थी। उसके शल पर दरार पड़ गई और वह जोर से पीछे उछली। धड़ाम, वह समुद्र तल की चट्टानों से टकराई और मलबे में दब गई। इसी समय डीप सी कैन्यन के अंदर, जहां 7 लीफ रेड एस्ट्रेगैलस फैला हुआ था, राकुल धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। चारों ओर फैली औषधीय शक्ति को महसूस करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। वो बुदबुदाई, कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्ड बिंग इस जगह को हर हाल में चाहता था। ये स्थान वास्तव में अद्भुत है। यहाँ रहने से डेमन रेस की वृद्धि तेजी से होगी। गोलू सच में भाग्यशाली है। उसने ये जगह कैसे खोजी? सोचते हुए वह कैन्यन के अंदर और गहराई में जाने लगी। अचानक उसे बाईं ओर से एक तीव्र ट्रू एसेंस की लहर महसूस हुई। डार्क सी के इस अंडरवाटर वर्ल्ड में केवल डीमंस रहते थे, इंसान नहीं। इसलिए ट्रू एसेंस का होना असामान्य था। रकुल ने अपनी नज़रें संकरी की और उस दिशा में देखने लगी। ट्रू एसेंस, क्या यहाँ कोई इंसान है? वह बिना ज्यादा सतर्क हुए धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। करीब पहुंचकर उसने ध्यान से जांच की और चौंक गई। एक इंसान ब्रेक थ्रू कर रहा था, सोल कंडेंसेशन के पीक तक पहुंचने की कोशिश में। ये तो अजीब है, क्या डेना इसी इंसान की रक्षा कर रही थी? उसने सिर हिलाया। उसे यह बात हास्यास्पद लगी कि डीमंस इंसानों की रक्षा करें। उसने ज्यादा नहीं सोचा, इंसान है तो मार देना ही ठीक है। उसने एक डेमोनिक अटैक छोड़ा जो सीधे गंगा की ओर बढ़ा। गंगा उस समय ब्रेक थ्रू में था, इसलिए वह बचाव नहीं कर सकता था। रकुल ने भी पूरा बल नहीं लगाया था। लेकिन ठीक उसी क्षण, धड़ाम, गंगा का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया।
उसके शरीर से शक्तिशाली ट्रू एसेंस और नीली स्टार एनर्जी विस्फोट की तरह बाहर निकली और राकुल के हमले को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। पूरा कैन्यन हिल गया, पानी गंदला हो गया और कई स्पिरिचुअल हर्ब्स उखड़कर बहने लगे। गंगा उस गंदले पानी में छिप गया और कुछ समय के लिए रकुल उसे देख नहीं पाए। राकुल ने भौं उठाई और बोली, काफी किस्मत वाला है ये, जैसे ही मैंने हमला किया ये ब्रेक थ्रू कर गया। अभी जल्दी नहीं करती, पहले देखती हूँ ये है कौन। दूसरी ओर गंगा ने डेमोनिक एनर्जी को महसूस कर लिया था। ये डेना नहीं है, दुश्मन है। उसने तुरंत समझ लिया कि स्थिति खतरनाक है, लेकिन चूंकि रकुल अभी हमला नहीं कर रही थी, उसने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने हाथ घुमाकर और भी ज्यादा ट्रू एसेंस छोड़ी, जिससे पानी और ज्यादा गंदला हो गया, ताकि उसे थोड़ा समय मिल सके अपनी नई शक्ति को स्थिर करने के लिए। है, अभी भी छिपने की कोशिश कर रहे हो? गंदले पानी को और फैलते देख राकुल ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा। उसके हिसाब से गंगा का समय खींचने का ये तरीका बिल्कुल बेकार था। आखिर वह केवल सोल कंडेंसेशन के पीक पर था, जबकि वह खुद वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर की डेमन थी। उसे मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। गंगा को बाहर की पूरी स्थिति का अंदाजा नहीं था, लेकिन ये साफ था कि उस पर हमला हुआ है, और इसका मतलब था कि डेना वहां नहीं है। या तो वह जा चुकी थी या फिर किसी खतरे में थी। ये सोचकर गंगा ने सावधानी बरती। उसने तुरंत अपनी ट्रू एसेंस और स्टार एनर्जी को समेट लिया, एक गोली लेकर अपनी शक्ति को थोड़ा स्थिर किया और फिर धीरे धीरे गंदले पानी से बाहर निकला। उसके सामने थोड़ी दूरी पर एक सुंदर लेकिन खतरनाक आभा वाली महिला खड़ी थी। राकुल, उसकी आंखों में छिपी हुई क्रूरता साफ महसूस हो रही थी। गंगा ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? रकुल ने व्यंग्य से जवाब दिया, तुम इंसान हो और यहाँ दिखाई दे रहे हो। सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। गंगा ने उसकी बातों से समझ लिया कि यह गोलू की तरफ की नहीं है। उसने फिर पूछा, तुम सुनील की हो या ललित की? रकुल ने घमंड से कहा, मैं सुनील के अधीन हूँ। क्या तुम गोलू के बुलाए हुए इंसानी मददगार हो? लेकिन तुम्हारी ताकत तो बहुत ही कमजोर लग रही है। गंगा ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी ताकत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताओ, डेना कहाँ है? तभी दूर से जोरदार युद्ध की आवाजें आने लगीं। पूरा समुद्र तल हिल रहा था, जिससे साफ था कि युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। रकुल ने हंसते हुए कहा, वो छोटी सी डेना, उसे महेश और रॉबर्ट पकड़ चुके हैं, शायद अभी उसके साथ खेल रहे होंगे। ये सुनकर गंगा का चेहरा सख्त हो गया। बिना एक पल गनवाए वह कैनियन के ऊपर की ओर उड़ने लगा। राकुल को ये देखकर गुस्सा आ गया, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? वो तुरंत उसके पीछे भागी और डेमोनिक एनर्जी से हमला किया, लेकिन गंगा ने हाथ घुमाकर एक फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड और छोड़ी, जिसने आसानी से उस हमले को तोड़ दिया। राकुल चौंक गई, ये कैसे संभव है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जेलीफिश जैसे टेंटिकल्स की तरह डेमोनिक एनर्जी फैलाकर गंगा को जकड़ने की कोशिश की। गंगा ने बिना समय गंवाए कहा, 7 स्टार्स अलाइंड। तुरंत 7 सितारों की शक्ति और 7 लेयर वाली फायर ड्रैगन इंटेंट के साथ उसका हमला निकला। समुद्र का पानी उबलने लगा, भाप उठने लगी और चारों ओर आग जैसी गर्मी फैल गई। रकुल का चेहरा डर से बदल गया। उसने कई इंसानों से लड़ाई की थी, लेकिन ऐसा भयावह आक्रमण उसने कभी नहीं देखा था। गलती हो गई, उसने मन ही मन सोचा और तुरंत अपने जेलीफिश रूप में बदलकर भागने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, 7 स्टार्स अलाइंड ने उसे घेर लिया और एक ही पल में उसका शरीर चकनाचूर हो गया। राकुल वहीं खत्म हो गई। गंगा ने उसकी ओर देखा भी नहीं और तुरंत कैनियन के ऊपर की ओर उड़ गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने दूर एक विशाल युद्ध देखा। करोड़ों समुद्री जीव एक दूसरे से लड़ रहे थे। उस भीषण युद्ध के बीच उसने गोलू को देखा, जो सुनील और ललित से अकेले लड़ रहा था। लेकिन गंगा की नज़र तुरंत डेना को ढूंढने लगी। कुछ ही पल में उसने देखा 2 वॉइड रेल्म डीमंस, महेश और रॉबर्ट, एक तरफ उड़ रहे थे। वहां चट्टानों के बीच एक टूटा हुआ सीशल पड़ा था, जिसकी सांसें बहुत कमजोर थीं। डेना, गंगा का चेहरा बदल गया। वह तुरंत उनकी ओर दौड़ा और चिल्लाया, रुको। महेश और रॉबर्ट मुड़े और पहले तो चौंक गए। उन्हें लगा कोई वॉइड रेल्म डेमन आया है, लेकिन फिर उन्होंने देखा, ये तो एक इंसान है। दोनों हैरान रह गए, इंसान यहाँ? उसी समय डेना ने भी गंगा को देखा। वह तुरंत अपने ह्यूमन रूप में आई और घबरा कर बोली, गंगा, तुरंत यहाँ से चले जाओ।
महेश और रॉबर्ट तुम्हें मार डालेंगे। डेना, तुमने मुझे बचाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब तुम आराम करो और मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। गंगा ने जोर से पुकारा और बिना एक पल गंवाए अपने हाथ को पलटकर एक 5 पैटर्न शैन वेपन स्वॉर्ड निकाल लिया। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, केवल ठंडा संकल्प था। वह तेजी से महेश और रॉबर्ट की ओर बढ़ गया, जैसे किसी मौत के तूफान की शुरुआत हो चुकी हो। रॉबर्ट ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोला कि यह इंसान पागल हो गया है, एक पीक स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर होकर मिड स्टेज वॉइड रेल्म के 2 शक्तिशाली दानवों पर हमला करने चला है। उसके लिए ये पूरी तरह मजाक जैसा था। लेकिन महेश उतनी लापरवाह नहीं थी। उसकी आंखें तेजी से घूमीं और उसने गौर किया कि गंगा उसी अंडरवाटर कैन्यन से आया है। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह बात साधारण नहीं है और शायद इस इंसान ने रकुल के साथ कुछ किया है। रॉबर्ट ने भौहें उठाईं और अविश्वास से कहा कि क्या वह ये कहना चाहती है कि रकुल को इस इंसान ने हरा दिया। महेश ने सिर हिलाया और कहा कि यह असंभव लगता है, लेकिन इंसान चालाक होते हैं, शायद उसने कोई चाल चली हो या कोई विशेष तरीका अपनाया हो। उसने सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन रॉबर्ट ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसने कहा कि सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं है और वह अभी इस इंसान को ख़त्म कर देगा ताकि उसे किसी चाल का मौका ही न मिले। महेश ने सहमति जताई और खुद डेना को पकड़ने के लिए दूसरी दिशा में बढ़ गई। रॉबर्ट अब पूरी तरह निश्चिंत था। उसने गंगा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए ये लड़ाई एक खेल जैसी थी। वह आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला कि इंसान, तू डार्क सी की गहराइयों में आ गया है, यह आत्महत्या के समान है। इतना कहकर उसने तुरंत अपना सीहॉर्स रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर 10 मीटर से भी अधिक ऊंचा हो गया और उसने भयंकर डेमोनिक एनर्जी छोड़ते हुए सीधे गंगा पर हमला कर दिया। उसकी गति और शक्ति दोनों राकुल से कहीं अधिक थी। लेकिन गंगा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार उठाई और शांत स्वर में कहा, 9 स्टार्स अलाइंड। तुरंत उसकी तलवार के 5 पैटर्न सक्रिय हो उठे। 9 स्तर का फायर ड्रैगन इंटेंट और 5 स्तर का गेल इंटेंट एक साथ प्रकट हुआ। जैसे ही यह शक्ति प्रकट हुई, उसने रॉबर्ट की डेमोनिक एनर्जी को दबा दिया। विशेष रूप से फायर ड्रैगन इंटेंट के प्रकट होते ही रॉबर्ट के भीतर एक अजीब सा भय और दबाव उत्पन्न हुआ। ड्रैगन, जो कि दानव जाति में एक सर्वोच्च अस्तित्व है, उसकी आभा के सामने निम्न रक्तवंश वाले दानवों का झुकना स्वाभाविक था। महेश, जो पहले डेना की ओर जा रही थी, अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसे अब समझ आ गया कि पहले की उसकी शंका गलत नहीं थी। रकुल शायद सच में मारी जा चुकी थी। एक तेज विस्फोट हुआ और 9 स्टार्स अलाइन ने रॉबर्ट की डेमोनिक एनर्जी को चकनाचूर कर दिया। गेल इंटेंट की गति के साथ वह हमला सीधे रॉबर्ट की ओर बढ़ा। रॉबर्ट ने एक जोरदार गर्जना की और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा कर सीधे उस हमले से टकरा गया। दानवों का शरीर उनका सबसे बड़ा हथियार होता है और वह अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा करके गंगा को कुचल देना चाहता था। भयंकर टक्कर हुई। विस्फोट के साथ फायर ड्रैगन और गेल इंटेंट बिखर गए, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि गंगा के ब्रेक थ्रू के बाद उसकी शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। इस टक्कर ने रॉबर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। उसके शरीर पर दरारें पड़ गईं, डेमोनिक एनर्जी कमजोर हो गई और उसके घावों से खून बहने लगा। अब रॉबर्ट पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसने दांत पीसते हुए कहा कि वह इस इंसान को मार डालेगा और फिर पूरी शक्ति से गंगा पर झपटा। लेकिन गंगा की आंखों में अब केवल ठंडा संकल्प था। उसने बिना डरे तलवार घुमाई और अगला प्रहार किया, स्वॉलोइंग द स्टार्स। तुरंत एक विशाल भंवर बना, जिसके केंद्र में अग्नि से बना हुआ ड्रैगन घूम रहा था। चारों ओर का पानी, चट्टानें, कोरल, समुद्री पौधे सब उस भंवर की ओर खींचने लगे। ये दृश्य इतना भयानक था कि दूर खड़ा महेश भी उसकी खींचने की शक्ति को महसूस कर सकता था। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दिया। उसने सोचा कि अगर वह इस हमले के सामने होता तो निश्चित ही बच नहीं पाता। रॉबर्ट ने भी यह खतरा महसूस किया। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत करीब था। भंवर की खींच इतनी जबरदस्त थी कि उसका शरीर कंट्रोल खो बैठा। वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वास्तव में पीछे की ओर खींचता जा रहा था। उसके दिल में अब केवल भय था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक सोल कंडेंसेशन का कल्टिवेटर उसे इस हालत में पहुंचा देगा। वह चीखा, डर से कांपते हुए बोला कि उसे मत मारो, वह समर्पण करता है। लेकिन ये हमला अब रोका नहीं जा सकता था। गंगा भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि डेना गंभीर रूप से घायल थी और यह उसका बदला था।
कुछ ही क्षणों में रॉबर्ट उस भंवर में खींच गया। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी डेमोनिक एनर्जी तुरंत फट गई और उसका शरीर भंवर के अंदर टुकड़ों में कटने लगा। अगले ही पल उसका पूरा शरीर फटकर खून की धुंध में बदल गया। लाल रंग का खून उस भंवर में फैल गया और पूरा पानी रक्त से रंग गया। रॉबर्ट पूरी तरह समाप्त हो चुका था। बैंग 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 की लगातार गूंज उस भंवर जैसी स्वॉर्ड लाइट से निकल रही थी, जिसे गंगा ने डिवॉरिंग स्टारी स्काई के रूप में छोड़ा था। ये आवाजें किसी साधारण टक्कर की नहीं थीं, बल्कि रॉबर्ट के मजबूत शरीर के टुकड़े टुकड़े होने की थीं। हर धमाका महेश के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसका सिर सुन्न हो रहा था और भीतर गहरा भय पैदा हो रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और रॉबर्ट का विशाल शरीर उस घूमती हुई तलवार की शक्ति से दो हिस्सों में फट गया, फिर कुछ ही क्षणों में पूरी तरह चिथड़ों में बदल गया। जब वह भंवर के अंतिम छोर से बाहर निकला, तो वह अब कोई शरीर नहीं बल्कि केवल मांस के टुकड़ों का ढेर था। ये दृश्य इतना भयावह था कि देखने वाले का दिल कांप उठे। उस हमले की शक्ति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। लगभग 70% शक्ति खर्च हो चुकी थी। फिर भी शेष बल एक विशाल रीफ से टकराया और उसे निगलते हुए धूल और मलबे का गुबार उठा दिया। धीरे धीरे पानी शांत हुआ, लेकिन उस विनाश का असर अब भी चारों ओर महसूस हो रहा था। कुछ दूरी पर खड़ी डेना ये सब देख रही थी। उसकी आंखें फैल गई थीं और वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसने अभी क्या देखा। पहले वह गंगा को एक साधारण सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर समझती थी, बल्कि थोड़ा कम आंकती भी थी। लेकिन अब जो शक्ति उसने देखी, उसने उसकी सारी धारणाएं तोड़ दी। जिस रॉबर्ट को वह खुद नहीं हरा सकती थी, उसे गंगा ने पल भर में खत्म कर दिया था। उसके मन में एक कड़वी सच्चाई स्पष्ट हो गई कि गोलू ने उसे गंगा की रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन असलियत ये थी कि गंगा को उसकी किसी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं थी। रॉबर्ट को खत्म करने के बाद गंगा ने तुरंत अपनी नज़र महेश पर टिकाई और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसे भी खत्म करने का इरादा साफ था। महेश का चेहरा अब डर से भर चुका था। वह बुदबुदाया कि यह इंसान कोई साधारण नहीं बल्कि एक राक्षस जैसा है। उसने बिना एक पल गंवाए दिशा बदली और डेना की ओर भागा, उसे बंधक बनाने का इरादा करते हुए। उसने कड़क आवाज में कहा कि लगता है यह इंसान डेना की बहुत परवाह करता है, इसलिए वह उसे पकड़कर बंधक बनाएगा। डेना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समझ लिया कि गंगा इतनी दूरी से उसे बचा नहीं पाएगा। उसी क्षण उसने एक दृढ़ निर्णय लिया और चिल्लाकर कहा कि गंगा उसकी चिंता न करे, अगर वह बंधक बन जाए तो उसे भी मार दे। लेकिन महेश ठंडे स्वर में हंसा और बोला कि ऐसा नहीं होगा। वह तेजी से डेना के करीब पहुंचने लगा। इसी दौरान गंगा की आंखों में एक चमक आई और उसने तुरंत मिरर इमेज टेक्निक का उपयोग किया। ये केवल भ्रम पैदा करने की तकनीक नहीं थी, बल्कि वास्तविक शरीर को भ्रम के स्थान पर स्थानांतरित करने की क्षमता भी देती थी। जैसे ही महेश आगे बढ़ा, उसके सामने का स्थान अचानक मुड़ा और गंगा की एक आकृति उसके सामने प्रकट हो गई, ठीक उसके और डेना के बीच। महेश स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि यह टेलीपोर्टेशन है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने पीछे देखा तो असली गंगा अब भी दूर था। उसे लगा कि यह केवल एक भ्रम है और उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन तभी सामने खड़े गंगा ने बोल दिया, और इससे महेश का विश्वास डगमगा गया। अगले ही क्षण गंगा ने फिर से स्वॉलोइंग द स्टार्स का प्रयोग किया। इस बार भंवर सीधे महेश की ओर बढ़ा। इस बार कोई भ्रम नहीं था। असली शक्ति, असली खतरा उसके सामने था। महेश ने तुरंत अपना वॉलरस रूप धारण किया और भागने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत करीब आ चुका था। भंवर की खींच इतनी शक्तिशाली थी कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। कुछ ही पलों में वह उसमें खींच गया। उसे रॉबर्ट की मौत याद आ गई और उसके दिल में डर भर गया। उसने चीखते हुए आखिरी बार आवाज निकाली, लेकिन उसके बाद उसका विशाल शरीर भी उसी तरह टुकड़ों में बिखर गया और समुद्र में बह गया। हालांकि उसके दांत, जो उसकी जाति का सबसे मजबूत हिस्सा थे, टूटे नहीं। गंगा ने हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने स्पेशल ब्रेसलेट में रख लिया। इसके बाद वह तेजी से डेना के पास पहुंचा। डेना उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास, आश्चर्य और कुछ और भी था जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। गंगा ने पास आकर चिंता से पूछा कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। वो तुरंत असहज हो गया और दूसरी ओर मुंह घुमाकर उसे कपड़े पहनने को कहा। डेना को भी अपनी स्थिति का एहसास हुआ और वह घबरा गई। उसने तुरंत अपनी डेमोनिक एनर्जी से शरीर को ढक लिया और शर्म से लाल हो गई। गंगा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
उसने उसे एक दवा दी और कहा कि वह आराम करे क्योंकि युद्ध अभी जारी है और वह मदद करने जा रहा है। डेना ने घबराकर पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। गंगा ने सरलता से उत्तर दिया कि वह युद्ध में मदद करेगा और बिना रुके आगे बढ़ गया। डेना उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर उसने खुद को संभाला और जोर से कहा कि वह सावधान रहे। जब गंगा युद्धभूमि में पहुंचा तब तक स्थिति काफी बदल चुकी थी। गोलू पहले ही सुनील को मार चुका था और अब वह ललित के साथ आमने सामने की भयंकर लड़ाई में उलझा हुआ था। इस बार फर्क साफ था, क्योंकि नई सीखी हुई सुपरनैचुरल पावर के कारण गोलू की ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वह पूरी तरह ललित पर हावी था और हर वार के साथ उसे पीछे धकेल रहा था। ललित के चेहरे पर झुंझलाहट और असहायता साफ झलक रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि सुनील के साथ मिलकर वह गोलू को आसानी से हरा देगा, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट चुकी थी। कुछ ही देर में ललित का मनोबल टूट गया। उसने जोर से आदेश दिया कि सभी पीछे हटें और तुरंत रिट्रीट करें। वह समझ चुका था कि इस हालत में लड़ाई जारी रखना मौत को बुलाने जैसा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगली बार वह तभी लौटेगा जब उसके साथ कम से कम 2 अनडाइंग रेल्म के दानव और होंगे। लेकिन गोलू उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि ललित जैसा युद्धप्रिय दानव अगर जीवित रहा तो भविष्य में फिर से विनाश फैलाएगा, इसलिए उसने पीछा करने का निर्णय लिया। इसके बाद युद्ध पीछा करने में बदल गया। ललित और उसके सैनिक भागते हुए लड़ रहे थे, जबकि गोलू की सेना गुस्से से भरी हुई उनका पीछा कर रही थी। पिछली हार का बदला लेने का यह मौका था और कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। इसी बीच गंगा भी युद्ध में कूद पड़ा। उसकी अचानक उपस्थिति ने सुनील और ललित की सेना को चौंका दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक इंसान इस गहरे समुद्र के युद्ध में कैसे आ गया। गोलू के पक्ष के दानव उसे पहचानते थे और जानते थे कि वह उनका सम्मानित अतिथि है, लेकिन शुरू में उन्होंने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि वह सिर्फ एक साधारण सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर है। लेकिन जैसे ही गंगा ने अपनी असली ताकत दिखाई, सब कुछ बदल गया। उसका हर वार इतना शक्तिशाली था कि वॉइड रेल्म के दानव भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे सभी को समझ आ गया कि यह इंसान साधारण नहीं बल्कि असाधारण शक्ति का धनी है। पूरा एक दिन तक पीछा चलता रहा। अंततः गोलू ने ललित को मार गिराया। उसके मरते ही शत्रु सेना पूरी तरह बिखर गई। कुछ दानव मारे गए, कुछ बंदी बना लिए गए और बाकी भाग निकले। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। गोलू की सेना के कई सदस्य मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे अपने साथियों की मौत के शोक में डूबे थे। उनके घर भी नष्ट हो चुके थे और अब उन्हें सब कुछ फिर से बनाना था। गोलू अपने निवास पर लौटा और तुरंत गंगा को खोजने लगा। जब उसने देखा कि गंगा सुरक्षित है तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसने तुरंत ध्यान दिया कि डेना उसके साथ नहीं है, तो उसने पूछा कि वह कहाँ है। गंगा कुछ कहने ही वाला था कि तभी डेना अंदर आई। उसका चेहरा पीला था और शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन फिर भी उसने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। गोलू ने उसे देखा और गंभीर स्वर में पूछा कि वह कितनी घायल है। डेना ने कहा कि चोट गंभीर नहीं है और आराम करने से ठीक हो जाएगी, लेकिन उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वह गंगा की रक्षा करने में असफल रही और सजा के लिए तैयार है। गोलू ने सख्त स्वर में कहा कि अगर वह कमजोर होती तो वह उसे दोष नहीं देता, लेकिन आदेश के बावजूद उसने गंगा को अकेला छोड़ दिया, जो अस्वीकार्य है। ये सुनकर गंगा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा कि डेना ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। गोलू को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि डेना घायल थी जबकि गंगा बिल्कुल सुरक्षित था। कुछ सोचने के बाद गोलू ने समझा कि शायद डेना ने अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा की रक्षा की होगी। लेकिन डेना ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसने कोशिश की, लेकिन अंत में गंगा ने ही दुश्मनों को मार गिराया। ये सुनकर गोलू स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर ऐसा कर सकता है। लेकिन जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसके चेहरे पर आश्चर्य धीरे धीरे स्वीकृति में बदल गया। उसने गंभीर स्वर में कहा कि इतनी ताकत होना स्वाभाविक है, क्योंकि गंगा मास्टर के का शिष्य है। गंगा ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसका काम खत्म हो चुका है और उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसे डेमन डांग होली माउंटेन पहुंचना है। गोलू ने पहले उसे रोकना चाहा, लेकिन जब गंगा ने अपनी जूनियर सिस्टर का जिक्र किया तो वह समझ गया कि उसे रोकना ठीक नहीं होगा। अंततः गोलू खुद उसे छोड़ने के लिए तैयार हुआ। गंगा ने मना किया, लेकिन गोलू ने कहा कि यह उसका कर्तव्य है, क्योंकि उसकी जीत गंगा की मदद से ही संभव हुई।
आखिरकार गंगा मान गया और गोलू उसे लेकर समुद्र की सतह तक आया। जब गंगा विदा ले रहा था, डेना उसे दूर से देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह फिर कभी इस इंसान से मिल पाएगी या नहीं। गोलू ने विदा लेते समय कहा कि भविष्य में अगर कभी उसे मदद की जरूरत हो तो वह जरूर आए। गंगा ने मुस्कुराकर आश्वासन दिया और धर्मराज सिटी की ओर उड़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने समुद्र पर फैले हुए कई जहाज देखे। वे छोटे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि वे किसी को ढूंढ रहे हैं। और तभी आगे से आवाज आई कि यंग मास्टर आ गया है, वह आकाश में उड़ते हुए यहाँ पहुँच गया है। मुझे ढूंढ रही थी। जैसे ही गंगा ने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनी, वह थोड़ा हैरान हो गया। अगले ही क्षण एक जहाज से एक आकृति उड़कर ऊपर आई और ध्यान से देखने पर उसने पहचान लिया कि वो भूमि है। भूमि ने जैसे ही गंगा को देखा, उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। वह तुरंत तेजी से उसकी ओर बढ़ी और उसके सामने रुककर घबराई हुई आवाज में पूछने लगी कि वह ठीक तो है। गंगा हल्के से मुस्कुराया और मजाकिया अंदाज में बोला कि उसने तो पहले ही कहा था कि वो समुद्र के नीचे थोड़ी मस्ती करने जा रहा है, फिर उसके साथ क्या हो सकता है। भूमि एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि गंगा सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। उसने थोड़े संकोच के साथ पूछा कि क्या वह सच में सिर्फ खेलने के लिए ही समुद्र में गया था। गंगा ने सहजता से सिर हिलाया और पूछा कि क्या वह इतने समय से उसे ही ढूंढ रही थी। भूमि ने गंभीर स्वर में बताया कि जब गंगा को वेल डेमन किंग लेकर चला गया था, तब वह तुरंत एवरेस्ट सेक्रेड माउंटेन वापस गई और पूरी बात सिचु होली फायर एनवॉय को बताई। इसके बाद उन्होंने लोगों को भेजकर गंगा को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन डार्क सी के गहरे हिस्से पूरी तरह समुद्री दानवों के कंट्रोल में हैं, इसलिए वे बिना किसी शक्तिशाली व्यक्ति के नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर सके। ऊपर से हाल ही में दानवों के बीच युद्ध भी चल रहा था, इसलिए वे केवल समुद्र की सतह पर इंतजार करते रहे। गंगा ने बात समझ ली और कहा कि वह तो धर्मराज सिटी जाकर उसे ढूंढने वाला था, लेकिन अब जब वे मिल ही गए हैं तो सीधे एवरेस्ट सेक्रेड माउंटेन चलते हैं। भूमि ने सहमति में सिर हिलाया और गंगा को लेकर सबसे बड़े जहाज पर चढ़ गई। जहाज तुरंत समुद्र की ओर बढ़ गया। सैकड़ों मील चलने के बाद जहाज अचानक सीधा आगे बढ़ने के बजाय एक निश्चित क्षेत्र में एक विशेष मार्ग पर घूमने लगा, जैसे कोई आकृति बना रहा हो। गंगा को यह अजीब लगा, तो उसने भूमि से पूछा कि जहाज ऐसा क्यों कर रहा है। भूमि ने समझाया कि जहाज में एक विशेष इक्विपमेंट है, जिसे केवल ब्लैक फायर सेक्ट के टोकन से सक्रिय किया जा सकता है। जब ये सक्रिय होता है, तो जहाज समुद्र पर 3 ज्वालाओं का प्रतीक बनाता है, जिसे सेक्रेड माउंटेन पहचान लेता है और फिर उन्हें मार्गदर्शन देता है। गंगा ने मन ही मन सोचा कि यह एक प्रकार का टेलीपोर्टेशन सिस्टम है। उसने मास्टर से इसके बारे में पूछा, तो मास्टर ने बताया कि यह वास्तव में डेमन रेस का एक विशेष इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन अरे है, और असली टेलीपोर्टेशन सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तर की शक्ति चाहिए, खासकर 3 फेजेस रेल्म। गंगा ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा कि 3 फेजेस रेल्म तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह उस स्तर तक पहुंचने के लिए उत्साहित था। इसी दौरान जहाज ने 3 बार वही आकृति बनाई और अचानक चारों ओर घना सफेद कोहरा फैल गया। कुछ ही सेकंड में दृश्यता बहुत कम हो गई, जैसे पूरी वर्ल्ड पर पर्दा डाल दिया गया हो। तभी भूमि ने कहा कि वे पहुंच गए हैं। गंगा को समझ नहीं आया, लेकिन जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूरी पर कोहरा छटने लगा और सामने एक काले रंग का समुद्री तट दिखाई दिया। लहरें काली रेत से टकरा रही थीं और रंग-बिरंगे छोटे छोटे शंख उस पर बिखरे हुए थे, जैसे किसी काले कैनवास पर चित्र बनाए गए हों। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा, कोहरा पूरी तरह हट गया और सामने का दृश्य साफ दिखाई देने लगा। यह एक द्वीप था, लगभग 20 मील चौड़ा, पूरी तरह घने जंगलों से ढका हुआ। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ की मिट्टी, पत्थर और रेत सब कुछ काले रंग का था। द्वीप के बीचों बीच एक ऊंचा काला पर्वत खड़ा था, जिसकी चट्टानों में सीधे गुफाओं के रूप में घर बनाए गए थे। पूरा पर्वत एक रहस्यमय और भयावह आभा से भरा हुआ था। गंगा समझ गया कि यही एवरेस्ट सेक्रेड माउंटेन है। भूमि ने उसे उतरने के लिए कहा और दोनों तट पर आ गए। पीछे मुड़कर देखने पर गंगा ने पाया कि द्वीप वास्तव में समुद्र में तेज गति से चल रहा है, लेकिन उसके आसपास का पानी पूरी तरह शांत था। इससे साफ था कि किसी शक्तिशाली फॉर्मेशन द्वारा बाहरी लहरों को रोका जा रहा था। गंगा ने मन ही मन सोचा कि यह पूरा स्थान एक चलती हुई फोर्ट्रेस है।
उसने चारों ओर देखा और पाया कि द्वीप का बाहरी हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। उसने भूमि से पूछा कि यहाँ कोई पहरा क्यों नहीं है। भूमि ने बताया कि बाहर से कोई यहाँ पहुँच ही नहीं सकता, इसलिए बाहरी हिस्सों की रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही टेलीपोर्टेशन सिस्टम से पहले ही हर व्यक्ति की पहचान की जांच कर ली जाती है। गंगा को ये तर्क सही लगा, लेकिन उसे लगा कि इसमें कुछ कमजोरियां भी हो सकती हैं। फिर भी उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और भूमि के साथ आगे बढ़ गया। वे पर्वत के नीचे पहुंचे और गंगा को लगा कि उन्हें चढ़ना पड़ेगा, लेकिन भूमि उसे एक गुफा के अंदर ले गई। गुफा के भीतर रास्ते बेहद कॉम्प्लेक्स और घुमावदार थे, जैसे एक भूल भुलैया हो। कुछ ही देर में वे पर्वत के अंदर बने विशाल क्षेत्र में पहुंच गए, जहां बड़ी संख्या में काले वस्त्र पहने लोग आ जा रहे थे। ये ब्लैक फायर सेक्ट का मुख्य क्षेत्र था। भूमि ने बताया कि असली शक्तिशाली लोग, जैसे पोप, वाइस पोप और अन्य उच्च पदाधिकारी, पर्वत की चोटी पर रहते हैं और उन्हें अभी वहां जाना होगा। दोनों एक बड़े प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए आगे बढ़े और एक दूसरे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, अचानक एक तेज आवाज गूंजी। किसी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि भूमि वहीं रुक जाए। गंगा ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उन्हें रोका था। वह सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण का एक व्यक्ति था। उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास, चेहरे पर ठंडा और अहंकारी भाव, और भूमि से बात करते समय उसके स्वर में स्पष्ट रूप से डांट और तिरस्कार झलक रहा था। भूमि ने उसे देखते ही सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया और उसे मास्टर कहकर संबोधित किया। ब्लैकफायर कल्ट में कुल 360 हॉल हैं, और हर हॉल का हॉल मास्टर और डेप्यूटी हॉल मास्टर सोल कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स होते हैं। चूंकि कई हॉल पूरे ब्लैक स्टार में फैले हुए हैं, इसलिए ऐसे कल्टिवेटर्स की संख्या हजारों में है। भूमि समझ गई कि सामने खड़ा व्यक्ति मुख्यालय से संबंधित कोई डेप्यूटी हॉल मास्टर है, क्योंकि हॉल मास्टर बनने के लिए कम से कम सोल कंडेंसेशन के अंतिम चरण की शक्ति चाहिए होती है, जबकि यह व्यक्ति केवल मध्य चरण में था। उस व्यक्ति का नाम सुशांत था। उसने गंगा को ऊपर से नीचे तक बिना किसी शिष्टाचार के देखा, फिर ठंडी आवाज में भूमि से पूछा कि यह आदमी ब्लैकफायर कल्ट का सदस्य नहीं है तो यहाँ क्या कर रहा है। भूमि ने तुरंत सुदेश का टोकन निकालकर सम्मानपूर्वक बताया कि वह सिचु सैक्रेड फ्लेम एनवॉय के आदेश पर गंगा को पर्वत की चोटी तक ले जा रही है। सुशांत ने टोकन पर एक नज़र डाली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा कि क्या उसके पास सिचु एनवॉय का कोई लिखित आदेश भी है। भूमि थोड़ी असहज हो गई और बोली कि सुदेश ने उसे कोई लिखित आदेश नहीं दिया, बल्कि केवल ये टोकन देकर ही उसे इजाज़त दी थी। सुशांत ने उसकी बात बीच में ही काट दी और व्यंग्य से कहा कि कौन जानता है ये टोकन उसने चुरा लिया हो। ये सुनकर भूमि समझ गई कि सामने वाला जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है। सुदेश जैसा अनडाइंग रेल्म का विशेषज्ञ और भूमि जैसी स्पिरिचुअल रेल्म की साधारण कल्टिवेटर उसका टोकन चुरा ले, ये लगभग असंभव बात थी। अब उसे साफ लगने लगा कि मामला उसके कारण नहीं बल्कि गंगा के कारण है। फिर भी उसने विनम्रता से कहा कि यदि सुशांत को संदेह है तो वह ऊपर जाकर सिचु एनवॉय से कंफर्म कर सकता है। सुशांत ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि क्या वह सिचु एनवॉय का नाम लेकर उसे धमकाने की कोशिश कर रही है। भूमि तुरंत झुक गई और बोली कि वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। ब्लैकफायर कल्ट के नियम बहुत सख्त थे और अवज्ञा करना मौत के बराबर अपराध माना जाता था। भले ही नए पोप के आने के बाद नियम कुछ नरम हुए हों, लेकिन वरिष्ठ के खिलाफ जाना अभी भी अस्वीकार्य था। यदि सुशांत चाहे तो भूमि को मार भी सकता था और उसे केवल मामूली दंड मिलेगा। यही कारण था कि भूमि बेहद डरी हुई थी। सुशांत ने ठंडी आवाज में कहा कि उसे संदेह है कि गंगा कोई जासूस है और वह उसे अपने साथ ले जाएगा। अब भूमि पूरी तरह समझ गई कि लक्ष्य गंगा ही है। वह घबराई हुई थी। यदि सुशांत उसे ले गया तो उसके साथ क्या होगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। उसने हिम्मत करके कहा कि गंगा सिचु एनवॉय का विशेष अतिथि है और यदि आज वह उनसे नहीं मिला तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इस पर सुशांत गुस्से में चिल्लाया कि वह फिर से सिचु एनवॉय का नाम लेकर उसे धमका रही है। उसके शरीर से अचानक एक भयावह दैत्य ऊर्जा निकली, जिससे आसपास का वातावरण भारी हो गया, जैसे वह अभी भूमि को मार देगा। भूमि कांप उठी और सिर झुकाकर चुप हो गई। आसपास के लोग ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सुशांत की स्थिति और पृष्ठभूमि दोनों ही मजबूत थीं और कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था। सुशांत ने अंतिम चेतावनी दी कि भूमि तुरंत हट जाए, नहीं तो वह उसे मारकर गंगा को ले जाएगा।
भूमि असमंजस में पड़ गई। वह गंगा को जाने नहीं दे सकती थी, लेकिन उसे रोक भी नहीं सकती थी। गंगा की शक्ति सुशांत से अधिक थी, लेकिन वह एक बाहरी व्यक्ति था। यदि उसने यहाँ हमला किया तो ब्लैकफायर कल्ट के नियमों के अनुसार उसे तुरंत मार दिया जाता। इसलिए स्थिति बेहद खतरनाक थी। तभी सुशांत ने गुस्से में दफा हो जाओ कहकर भूमि को हटने को कहा और गंगा की ओर बढ़ते हुए ठंडी आवाज में बोला कि यदि वह अभी मरना नहीं चाहता तो चुपचाप उसके साथ चले। गंगा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की ठंडक आ गई। उसके मन में एक विचार आया कि उसकी छोटी बहन इस पूरे ब्लैकफायर कल्ट की पोप है और यह छोटा सा डेप्यूटी हॉल मास्टर उसके सामने इतनी अकड़ दिखा रहा है। वो मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि तभी बगल से एक मधुर महिला स्वर सुनाई दिया। उस आवाज में हल्की चंचलता थी, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। महिला ने पूछा कि हॉल मास्टर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है और भूमि ने आखिर क्या गलती कर दी कि उसकी आंखें तक लाल हो गई हैं। गंगा ने मुड़कर देखा तो एक महिला उनकी ओर आ रही थी। वह भी काले वस्त्र में थी, लेकिन उसका पहनावा बाकी लोगों से अलग था। उसका वस्त्र शरीर से सटा हुआ था, जो उसकी सुंदर आकृति को उभार रहा था। उसके वस्त्र का निचला हिस्सा छोटा था, जिससे उसकी लंबी गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था, ऐसा कि किसी भी पुरुष का ध्यान भटक जाए। भूमि ने उसे देखते ही राहत की सांस ली और तुरंत झुककर उसे मास्टर फैंग कहकर संबोधित किया। यह महिला फातिमा थी, जो फ्रॉस्ट की डेप्यूटी हॉल मास्टर थी और भूमि की सीधी वरिष्ठ थी। फ्रॉस्ट ब्लैकफायर कल्ट के सभी वेश्यालयों का प्रबंधन करता था और फातिमा इस विभाग की प्रमुख होने के कारण उस वातावरण से प्रभावित हुई थी। वो वास्तव में एक वेश्या थी, लेकिन उसके मन की पवित्रता अब भी बनी हुई थी। फातिमा के अचानक प्रकट होने पर सुशांत ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन तुरंत ही एक बनावटी मुस्कान के साथ बोला कि वह भूमि को परेशान नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ खड़ा यह आदमी संदिग्ध है और उसे जांच के लिए ले जाना जरूरी है। फातिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब आकर्षण था, जैसे वह हर समय पुरुषों को लुभाने की आदत में हो। उसकी हंसी देखकर सुशांत के चेहरे पर असंतोष झलक उठा और उसने तीखे स्वर में पूछा कि वह क्यों हंस रही है। फातिमा ने सहज भाव से कहा कि जिस तरह की जांच की बात वह कर रहा है, वह तो डार्क हॉल का काम होता है, ब्लड हॉल का नहीं। अगर जांच करनी ही है तो डार्क हॉल के लोग करें, वही इस काम के विशेषज्ञ हैं। गंगा ये सब देखकर समझ गया कि फातिमा उसके पक्ष में खड़ी है, इसलिए वह चुपचाप किनारे खड़ा होकर स्थिति को देखता रहा। फातिमा की बात से सुशांत कुछ क्षण के लिए निरुत्तर हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वह ब्लैकफायर सेक्ट का सदस्य है और यदि उसे कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो सेक्ट के लिए हानिकारक हो सकता है तो उसे जांचने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी शाखा से हो। इसलिए वह इस आदमी को जरूर ले जाएगा। जैसे ही उसने गंगा की ओर हाथ बढ़ाया, फातिमा ने तुरंत उसे रोक दिया और मुस्कराते हुए कहा कि यदि वह इतना समर्पित है तो वह खुद डार्क हॉल के हॉल मास्टर के को बुला देती है, ताकि वही पेशेवर तरीके से पूछताछ करें और तय करें कि यह युवक जासूस है या नहीं। सुशांत के इरादे साफ थे, वह किसी भी हालत में गंगा को डार्क हॉल के हवाले नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत इनकार किया और सख्त आवाज में कहा कि वह अभी उसे ले जाएगा और बाद में अगर जरूरत हुई तो डार्क हॉल को सौंप देगा। फातिमा अपनी जगह से नहीं हिली। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमि को सिचू सेक्रेड फ्लेम एनवॉय ने आदेश दिया है कि वह गंगा को ऊपर लेकर जाए और फ्रॉस्ट की डेप्यूटी हॉल मास्टर होने के नाते वह अपनी अधीनस्थ की मदद करेगी, इसलिए वह गंगा को जाने नहीं दे सकती। इसके बाद उसने आंख मारते हुए भूमि को संकेत दिया और कहा कि वह तुरंत ऊपर जाकर सिचू एनवॉय को सूचना दे और यह भी बताए कि यहाँ थोड़ी समस्या आ गई है, लेकिन सुशांत यंग मास्टर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। भूमि समझ गई कि यह एक संदेश पहुंचाने की चाल है। बिना समय गंवाए वो तुरंत अंदर वाले रास्ते में घुस गई और जवाब दिया कि वो अभी जाती है। सुशांत की आंखों में ठंडी चमक उभरी और उसने तुरंत भूमि को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फातिमा ने बीच में आकर उसे रोक लिया। अब फातिमा के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा कि गंगा बाहरी व्यक्ति है, इसलिए उस पर शक करना समझ में आता है, लेकिन भूमि तो होली सेक्ट की सदस्य है, उस पर हमला करने का क्या मतलब है। सुशांत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि उसे शक है कि भूमि और गंगा मिलकर कुछ कर रहे हैं, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। वह रास्ते की ओर देखता रहा, लेकिन जब भूमि जा चुकी थी तो उसने उसका पीछा नहीं किया। फिर फातिमा की ओर देखकर बोला कि वह अब गंगा को लेकर जाएगा।
उसी समय गंगा ने बीच में बोलते हुए कहा कि आज उनकी पहली मुलाकात है, फिर भी सुशांत पहले से उसका नाम जानता है। इससे साफ है कि वह पहले से ही उसकी जानकारी रखता है और उसी के लिए यहाँ आया है। फिर ये सब नाटक क्यों? फातिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि लगता है सुशांत कोई निजी दुश्मनी निकालने आया है। गंगा ने सीधा सवाल किया कि आखिर किसने उसे भेजा है और उसका असली उद्देश्य क्या है। हालांकि उसने ब्लैकफायर कल्ट से कई बार टकराव किया था, लेकिन जिमी के डिवाइन सोल को छोड़कर उसने किसी बड़े व्यक्ति को नाराज नहीं किया था, और उस घटना के बारे में भी किसी को पता नहीं था। इसलिए वह सच में जानना चाहता था कि उसके पीछे कौन पड़ा है। सुशांत ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वह केवल इतना बोला कि गंगा तुरंत उसके साथ चले, वरना उसे बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसकी आवाज में अब जल्दीबाजी साफ झलक रही थी। वह चाहता था कि सुदेश के आने से पहले ही गंगा को ले जाए। लेकिन गंगा हंस पड़ा और बोला कि सुशांत खुद केवल सोल कंडेंसेशन के मध्य चरण में है, और वह उससे ऊंचे स्तर पर होते हुए भी उससे इतनी अकड़ दिखा रहा है। क्या यह उसे ठीक लगता है? तभी अचानक एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी कि अगर ताकत दिखानी है तो वो खुद दिखाएगा। सबकी नज़र उस दिशा में गई जहां से एक बूढ़ा आदमी बाहर आ रहा था। वो दुबला पतला, झुका हुआ, झुर्रियों से भरा चेहरा, काली त्वचा और धुंधली आंखों वाला व्यक्ति था। देखने में कमजोर लगता था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अदृश्य दबाव था। उसे देखते ही सुशांत का चेहरा खिल उठा। वह तुरंत आगे बढ़ा और आदरपूर्वक बोला कि वह एल्डर वू को प्रणाम करता है। फातिमा ने भी हल्की चिंता के साथ झुककर अभिवादन किया। यह व्यक्ति गिरिराज था, ब्लैकफायर सेक्ट के 36 एल्डर्स में से एक, और वॉइड रेल्म के प्रारंभिक चरण का शक्तिशाली कल्टिवेटर। उसका स्थान पूरे सेक्ट में बहुत ऊंचा था। ब्लैकफायर सेक्ट में अब एल्डर स्तर के लोग 50 तक पहुंच चुके थे, जिनमें कई सोल कंडेंसेशन के शिखर और कई वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर्स थे। एल्डर्स के ऊपर केवल 4 होली फ्लेम एनवॉयज, वाइस पोप और 12 प्रोटेक्टर्स ही आते थे। इसलिए गिरिराज जैसे व्यक्ति का दर्जा बहुत ऊंचा था, और सभी उससे भय और सम्मान रखते थे। गिरिराज बिना ज्यादा बोले आगे बढ़ा, गंगा पर एक नज़र डाली और सीधे सुशांत से कहा कि वह इस व्यक्ति को लेकर उसके साथ चले। सुशांत ने तुरंत हामी भर दी। फातिमा ने हल्का सा कदम बढ़ाकर गंगा को अपने पीछे कर लिया और कुछ कहने ही वाली थी कि गिरिराज ने उसे घूरा। उसकी धुंधली आंखों में अचानक तेज चमक आई और उसका आभामंडल भारी हो गया। उसने सख्त स्वर में कहा कि चाहे यह व्यक्ति कोई भी हो, उसे किसने बुलाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे अभी ले जाएगा, और फातिमा जैसी डेप्यूटी हॉल मास्टर उसे रोकने की कोशिश भी न करे। फातिमा के होंठ हल्के कांपे, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। वह वहीं खड़ी रही, गंगा के सामने दीवार बनकर। गिरिराज की आंखें और ठंडी हो गईं। उसने धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए कहा कि वह रास्ते से हट जाए। गिरिराज के हमले के लिए तैयार होते ही फातिमा का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। वह जानती थी कि सामने वाला वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर है और वह केवल सोल कंडेंसेशन के मध्य चरण में है, इसलिए उसके पास कोई मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उसने दांत भींच लिए और गंगा के सामने से हटने से इनकार कर दिया। ये देखकर गिरिराज और भी क्रोधित हो गया। एक साधारण डेप्यूटी हॉल मास्टर उसकी बात नहीं मान रही थी। यह उसके लिए सीधे सीधे उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती देना था। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की इच्छा उभर आई और एक भारी दबाव फातिमा पर टूट पड़ा। जैसे ही वह हमला करने ही वाला था, गंगा आगे बढ़ा, फातिमा की ओर मुस्कुराकर देखा और शांत स्वर में कहा कि वह पीछे हट जाए, अब वो खुद उनसे बात करेगा। फातिमा कुछ क्षण के लिए चौंक गई। उसने तुरंत आवाज को सीधा गंगा के मन में भेजते हुए कहा कि वह उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वॉइड रेल्म के सामने उसका टिकना मुश्किल होगा, और उसे सिचू एनवॉय ने बुलाया है। फिर भी गिरिराज और सुशांत उस पर हाथ डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अगर वह उनके साथ गया तो शायद वापस नहीं लौटेगा। गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक रहेगा। फिर उसने गिरिराज की ओर देखा और सहज स्वर में कहा कि वह जहां ले जाना चाहता है, आगे रास्ता दिखाए। गिरिराज ने अपनी हत्या की भावना दबा ली, कुछ नहीं बोला और मुड़कर आगे चल पड़ा, जैसे कोई शांत लेकिन खतरनाक साधु हो। सुशांत ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि गंगा समझदार है जो हालात को पहचान गया, और उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे ऐसे ले जाने लगा जैसे कोई कैदी हो। फातिमा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गिरिराज के दबाव में चुप रह गई।
अगले ही पल वह तेजी से मुड़ी और ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते में दौड़ गई। अब उसे तुरंत सुदेश को खबर देनी थी। रास्ते में उसे भूमि मिल गई, जो जल्दी जल्दी ऊपर जा रही थी, और उसके साथ एक मजबूत शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति था जिसकी भौहें घनी और सीधी थीं और चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। वह नरेश था, ब्लैकफायर कल्ट के 12 वेनरेबल्स में से एक, जिससे गंगा पहले मिल चुका था। फातिमा ने तुरंत झुककर उसे प्रणाम किया। नरेश ने सीधे पूछा कि गंगा कहाँ है। उसे होली फ्लेम एनवॉय ने उसे लाने भेजा है। फातिमा ने तुरंत बताया कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन गिरिराज बीच में आ गया और गंगा को ले गया। ये सुनते ही नरेश की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने कदम तेज कर दिए और कहा कि गंगा की पहचान विशेष है, उसे हर हाल में वापस लाना होगा। फातिमा और भूमि दोनों चौंक गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर गंगा की असली पहचान क्या है कि एक वेनरेबल भी इतना चिंतित हो गया है। नरेश चलते हुए सोच रहा था कि गिरिराज और सुशांत दोनों वाइस पोप के लोग हैं। शायद उन्होंने पहले ही खबर पाली है और गंगा को इस्तेमाल करके पोप के खिलाफ चाल चलना चाहते हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी हालत में गंगा को उनके हाथों में नहीं रहने देना है। इधर गंगा को गिरिराज और सुशांत एक इमारत में ले गए जो पहाड़ के बीचों बीच बनी हुई थी। ब्लैकफायर कल्ट की सारी इमारतें काले पत्थर से बनी थीं, जिनमें एक एंशिएंट और रहस्यमयी आभा थी। अंदर जाते ही गिरिराज ने कुछ सक्रिय किया और तुरंत एक फॉर्मेशन सक्रिय हो गई, जिससे पूरी इमारत एक ऊर्जा लेयर से घिर गई। उसने पीठ मोड़कर खड़े खड़े कहा कि अब कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तभी सुशांत ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी आवाज में आदेश दिया कि गंगा तुरंत घुटनों के बल बैठ जाए। अपने से कम स्तर के कल्टिवेटर को इस तरह डांटना उसे बहुत संतोष दे रहा था। लेकिन गंगा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने गिरिराज की पीठ की ओर देखते हुए शांत स्वर में पूछा कि उसे पकड़कर लाने का कारण तो बताया जाए। गिरिराज धीरे धीरे मुड़ा, उसकी आंखों में हल्की चमक आई और उसने कहा कि गंगा वह व्यक्ति है जिसे स्वयं पोप चाहता है। गंगा ने भौं उठाई और पूछा कि क्या वह वाइस पोप किशन की बात कर रहा है। सुशांत तुरंत भड़क गया और चिल्लाया कि गंगा को वाइस पोप का नाम लेने का अधिकार नहीं है। गंगा ने उसे घूरकर कहा कि वह एल्डर वू से बात कर रहा है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुशांत गुस्से से कांप उठा और तलवार निकाल ली, लेकिन गिरिराज ने उसे रोक दिया। सुशांत ने अनिच्छा से तलवार वापस रखी, लेकिन उसकी नजरों में क्रोध साफ था। गंगा ने फिर गिरिराज से पूछा कि क्या किशन उसे जानता है। गिरिराज ने शांत स्वर में कहा कि यदि वह उसे नहीं जानता होता तो उसे पकड़ता ही क्यों। उसने बताया कि गंगा और पोप के बीच संबंध के बारे में कुछ लोगों को पता चल चुका है, और अर्थ मार्शल स्टार की घटनाओं के कारण ये स्पष्ट हो गया है कि गंगा पोप सोनाक्षी का वरिष्ठ भाई है। ये सुनकर गंगा के चेहरे पर हल्की खुशी आई। उसे यकीन हो गया कि सोनाक्षी ही उसकी जूनियर सिस्टर है। फिर उसने सीधा पूछा कि क्या उसे पकड़ने का उद्देश्य सोनाक्षी को नियंत्रित करना है। गिरिराज ने बिना छिपाए बताया कि उनकी योजना बहुत सरल है। सोनाक्षी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके मास्टर और गंगा हैं। उसका मास्टर मर चुका है, और अब यदि गंगा को बंधक बना लिया जाए तो सोनाक्षी मजबूर होकर पोप का पद छोड़ देगी। उसके बाद किशन असली पोप बन जाएगा और पूरा ब्लैकफायर सेक्ट उनके कंट्रोल में आ जाएगा। गंगा ये सुनकर पास की कुर्सी पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला कि अब समझ आया, लेकिन केवल 2 लोग भेजना क्या उसे कम आंकना नहीं है। गिरिराज ने कहा कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है और खुद वाइस पोप भी आने वाला है। यदि वह सहयोग करे तो अच्छा है, नहीं तो उसे मजबूर किया जाएगा। गंगा ने हल्की हंसी के साथ कहा कि अगर किशन आने वाला है तो उसे उससे पहले ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वह अभी अनडाइंग रेल्म के किसी व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता। गिरिराज की आंखों में असंतोष चमक उठा। उसने ठंडे स्वर में कहा कि गंगा खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है, और क्या वह सोचता है कि बिना पोप के भी वह उनसे निपट सकता है। गंगा मुस्कुराया और गिरिराज की ओर देखते हुए बोला कि बात यह नहीं है कि वह खुद को ज्यादा समझ रहा है, बल्कि असल में गिरिराज खुद को ज्यादा समझ रहा है। उसने आराम से अंगड़ाई ली और हल्के व्यंग्य भरे स्वर में कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी बहन ब्लैकफायर सेक्ट की पोप बन जाएगी, और यहाँ आते ही पहले दिन उसे कैद कर दिया जाएगा। ये सच में काफी निराशाजनक है। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और बोला कि अब उसका यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है, वह जा रहा है। गिरिराज का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया।
उसे लगा कि गंगा हद से ज्यादा घमंडी हो गया है और उसे बिल्कुल भी एक वॉइड रेल्म कल्टिवेटर की परवाह नहीं है। तभी अचानक बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, जिसने अंदर की बातचीत को रोक दिया। तीनों की नजरें दरवाजे की ओर गईं। बाहर 3 लोगों की परछाइयां दिख रही थीं, भूमि, फातिमा और तीसरा नरेश था। दरवाजा पीटने के बाद नरेश की गुस्से भरी आवाज गूंजी कि गिरिराज तुरंत दरवाजा खोले और गंगा को छोड़े, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। गिरिराज की आंखें हल्की सिकुड़ीं, फिर उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा कि गंगा को उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि नरेश उसे बचा पाएगा। उसने बताया कि इस कमरे की फॉर्मेशन इतनी मजबूत है कि केवल अनडाइंग रेल्म का कल्टिवेटर ही इसे तोड़ सकता है, और नरेश भले ही वॉइड रेल्म के शिखर पर हो, लेकिन वह अभी भी कमजोर है। गंगा मुस्कुराया और कहा कि बाहर से नहीं, लेकिन अंदर से तो निकल सकते हैं। गिरिराज ने घमंड से सिर हिलाया और कहा कि हाँ, लेकिन उसके रहते गंगा कहीं नहीं जा सकता। गंगा ने शांत स्वर में कहा कि गिरिराज को उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। गिरिराज ने सोचा कि शायद गंगा अपनी असली शक्ति छुपा रहा है और वॉइड रेल्म में है, लेकिन गंगा ने इसे भी नकार दिया। गिरिराज ने इसे मात्र ब्लफ समझा और हंस दिया। गंगा ने सीधा जवाब दिया कि किसी को मारने के लिए वॉइड रेल्म होना जरूरी नहीं होता। गिरिराज ने अविश्वास से पूछा कि क्या वह उसे मार सकता है, और खुद ही सिर हिलाकर मना कर दिया। उसी समय बाहर से दरवाजा और तेजी से पीटा जाने लगा। नरेश गुस्से में चिल्ला रहा था कि गिरिराज बाहर निकले, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन गिरिराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि नरेश खतरनाक है और वह उसे उकसाना नहीं चाहता था। बाहर नरेश ने हमला भी किया, लेकिन फॉर्मेशन के कारण दरवाजा नहीं टूटा। फिर उसने फातिमा को आदेश दिया कि वह तुरंत जाकर सुदेश को बुलाए और साथ ही पोप को भी खबर करे, क्योंकि उसे शक था कि यह सब वाइस पोप के आदेश पर हो रहा है। फातिमा तुरंत वहां से चली गई। अंदर गिरिराज ने नरेश की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और गंगा से कहा कि लगता है बाहर वाला बहुत परेशान है। गंगा ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसे अब ज्यादा देर चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वह खुद यहां से निकलने वाला है। ये कहकर वह सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा। सुशांत ने तुरंत तलवार निकालकर उस पर वार किया, लेकिन गंगा ने केवल विंड इंटेंट का उपयोग करके बेहद तेजी से किनारे हटते हुए उस वार को आसानी से टाल दिया। उसकी गति देखकर गिरिराज और सुशांत दोनों चौंक गए। गिरिराज ने कहा कि यह विंड इंटेंट है, और उसने सुना है कि गंगा के पास फायर ड्रैगन इंटेंट भी है, यानी वह डुअल इंटेंट वाला कल्टिवेटर है, इसलिए उसकी ताकत कमजोर नहीं हो सकती। उसने सुशांत को पीछे हटने को कहा और खुद आगे बढ़कर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। फिर शांत लेकिन दबाव भरे स्वर में बोला कि गंगा की ताकत वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर के करीब हो सकती है, लेकिन वह खुद डेमोनिक आर्ट्स का अभ्यास करता है और उसकी ताकत साधारण वॉइड रेल्म कल्टिवेटर से कहीं अधिक है, इसलिए गंगा का उससे लड़ना बेकार है। उसने आखिरी बार चेतावनी दी कि वह सहयोग करे, नहीं तो उसे मजबूर किया जाएगा। गंगा ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वह बेकार की बातें बहुत करता है और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। अब गिरिराज का धैर्य टूट गया। उसने कड़े स्वर में कहा कि अगर पोप का आदेश न होता तो वह उसे अभी मार देता, और उसे आखिरी मौका दिया कि वह रुक जाए, नहीं तो बुरी तरह हार जाएगा। गंगा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, पांचधारी शान तलवार निकाली और अपनी ट्रू एनर्जी को सक्रिय करते हुए वार कर दिया। गिरिराज ने इसे मूर्खता समझा और अपने स्टोरेज रिंग से पांचधारी क्लॉ वेपन निकालकर हाथ में पहन लिया और गंगा की ओर वार किया। लेकिन जैसे ही उसने गंगा की ट्रू एनर्जी की लहर को महसूस किया, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसका शांत और अहंकारी भाव गायब हो गया और उसकी जगह आश्चर्य और भय ने ले ली। वो चिल्ला उठा कि यह कैसे संभव है, उसकी ट्रू एनर्जी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। उधर सुशांत भी सन्न रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सोल कंडेंसेशन के शिखर पर खड़ा कोई व्यक्ति वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर से भी ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी छोड़ सकता है। उस क्षण दोनों को एहसास हो गया कि उन्होंने गंगा को पूरी तरह गलत समझा था। गंगा ने गिरिराज के आश्चर्य को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसके हाथ में पकड़ी पांचधारी रहस्यमयी तलवार चमक उठी और उसने तुरंत अपनी शक्ति को सक्रिय करते हुए 9-फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट और 5-फोल्ड विंड इंटेंट को एक साथ मुक्त कर दिया। अगले ही क्षण उसने हाथ घुमाया और 9 स्टार्स अलाइंड की भयानक शक्ति सीधे सामने की ओर छोड़ दी। जैसे ही यह हमला निकला, एक प्रचंड अग्निड्रैगन गर्जना करते हुए प्रकट हुआ।
हालांकि गंगा ने उसकी अग्नि को नियंत्रित रखा था और उसे केवल 50 मीटर तक सीमित किया था, फिर भी वह पूरे कक्ष को लगभग भर देने के लिए पर्याप्त था। उसी तरह 9 स्टार्स अलाइनमेंट को भी उसने लगभग 100 मीटर के दायरे में सीमित रखा, क्योंकि यदि वह अपनी पूरी शक्ति में छोड़ता तो कमरे की फॉर्मेशन से टकराकर तुरंत विस्फोट हो जाता। गिरिराज ने जैसे ही इस हमले की भयावहता महसूस की, उसका दिल जोर से धड़क उठा। अब उसमें सामने से लड़ने का साहस नहीं था। उसने तुरंत पलटकर दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन 9 स्टार्स अलाइनमेंट की गति इतनी तेज थी कि वह लगभग तुरंत पूरे कमरे में फैल गया और गिरिराज से आधे मीटर की दूरी पर ही उसे घेर लिया। एक भयंकर धमाके के साथ गिरिराज को चीखने का भी मौका नहीं मिला। वह सीधे उस अग्निमय शक्ति में समा गया। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया और अगले ही पल रक्त की धुंध में बदल गया। मांस के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे और फायर ड्रैगन इंटेंट की तीव्र गर्मी के कारण वे जलने लगे। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह राख बन गया और कमरे में फैल गया। 9 स्टार्स की टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा पूरे कमरे में गूंज उठी। बाहर निकलने का रास्ता न होने के कारण वह अंदर ही अंदर टकराती रही, जिससे पूरा स्थान कांप उठा, मानो पूरी डेमन माउंटेन हिल रही हो। बाहर खड़े नरेश और भूमि यह सब सुनकर घबरा गए। भूमि ने घबराते हुए कहा कि लगता है गिरिराज ने गंगा पर हमला कर दिया है। नरेश की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने दरवाजे पर जोरदार प्रहार करते हुए चीखकर कहा कि अगर गंगा को कुछ हुआ तो वह गिरिराज के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। लेकिन अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहां असामान्य शांति छा गई थी। सुशांत ये सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया था। कुछ ही पल पहले गिरिराज आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब वह राख बन चुका था। जब गंगा की नज़र सुशांत पर पड़ी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे और वह तुरंत दया की भीख मांगने लगा। लेकिन उसी क्षण उसने अचानक मुड़कर कमरे के पीछे की ओर भागने की कोशिश की, जैसे वहां कोई छिपा हुआ रास्ता हो। गंगा ने तुरंत समझ लिया कि वह भागना चाहता है। उसने उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं किया। उसने हवा में हाथ फैलाया और सीधे ब्रेकिंग वॉइड पाम का उपयोग किया। सुशांत ने महसूस किया कि उसके आसपास की जगह कांप रही है। अचानक शून्य से एक विशाल हथेली प्रकट हुई और उसे पकड़ लिया। वह घबरा गया और चीख उठा कि यह तो वॉइड पल्म है। उसे लगा कि गंगा किसी राजवंश से है। गंगा ने ठंडे स्वर में कहा कि यह वॉइड पल्म नहीं है, और बिना कुछ समझाए उसने अपना हाथ कस लिया। उसी क्षण वह विशाल हथेली भी कस गई और सुशांत का शरीर एक धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। अब तो रेगुलर एपिसोड आने वाले हैं, ठीक है। और बट इसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, बट अच्छी वॉइस आएगी तो उसमें मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अच्छी वॉइस में सबकी वॉइस सिलेक्टेड हो गई हैं और एप्लीकेशन पे स्टार्टिंग से अपलोडिंग होगी। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको लिंक से या फिर कम्युनिटी टैब में डाल दूँगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और तब तक मैं 1-2 दिन यहीं पर डालूँगा रेगुलर एपिसोड, सारे सीरीज़ के, ठीक है। रेगुलर एपिसोड डाल रहा हूँ, ठीक।